अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्डिंग मैंने टर्न ऑन कर दी है। Actually, I'm not feeling well because of change in weather, having seasonal flu. So that's the reason I've turned off my video today. लेकिन I hope कि we can continue the lecture. Okay, let's get started. सबसे पहले तो यही है कि जो पिछले 2 लेक्चर्स में जो हमने बातें की हैं, तो आई वुड लाइक टू डू अ क्विक रिकैप। ठीक है, और वंस अगेन मैं कहूँगा कि अगर आप लोग जो है मुझे किसी भी वजह से सुन नहीं पा रहे तो डू लेट मी नो। अगर ज़्यादा लोगों को इशू होगा तो आई विल ट्राई टू रीजॉइन द क्लासरूम। ओके, तो पिछले लेक्चर में मेरे ख्याल में जो हमारे पास की पॉइंट्स थे, जो हम लोगों ने बातें की थी, व्हाट वर दोस की पॉइंट्स। मेनली तो हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की बात कर रहे थे, और वहां पे हमने देखा कि जो डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स हैं, तो उनमें कुछ अनोमलीज हैं, देयर आर सम abnormal behaviors. तो maybe I should write it down. तो let me share my screen first and then we'll talk. Okay. So I assume के अब आप लोगों को मेरी जो स्क्रीन है वो नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही है कि आई वांट टू राइट डाउन द मेन एनॉमलीज जो हमारे पास डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स में होती हैं। तो व्हाट वर दोस एनॉमलीज, तो मे बी आई शुड ट्राई टू राइट। ओके, तो व्हाट वाज द फर्स्ट एनॉमली? तो वो ये था कि आपके पास डिस्क्रीट टाइम में जो ओमेगा है उसकी जो यूनिट्स हैं, तो दोज यूनिट्स आर रेडियंस पर सेकंड। एंड देन व्हाट्स द सेकंड डिफरेंस? द सेकंड डिफरेंस वाज दैट डिस्क्रीट टाइम में जो ओमेगा है इट बिलोंग्स टू अ क्लोज सेट जिसकी रेंज क्या है 0 से 2 पाई। तो हियर वी हैव 0। ठीक है, एंड व्हाट वाज द थर्ड डिफरेंस? So what was the third difference? We said कि e to j omega n जो है it may or may not be periodic. तो उसकी जो periodicity की condition थी, what was that condition? Omega capital N equals integer multiples of 2 pi. तो okay, and what was the fourth striking difference? तो हमने कहा था कि जो ओमेगा डिस्क्रीट टाइम में जो फ्रीक्वेंसी है, तो वो जो अपनी आप कह लें कि जो इंट्यूशन है उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। यानी कि टिपिकली हम समझते हैं कि अगर ओमेगा जो है इफ इट इज अ बिग नंबर देन इट मींस कि ऑटोमेटिकली फ्लक्चुएशंस या ऑसिलेशंस ज़्यादा हैं, लेकिन डिस्क्रीट टाइम में ये मामला नहीं था। तो हमने क्या चीज़ फिगर आउट की थी कि अगर हम जो है इफ वी इंक्रीज ओमेगा, कौन सी रेंज में? अगर आप 0 से पाई की जो रेंज है, तो यहाँ पे जब आप ओमेगा को बढ़ाएंगे तो ऑसिलेशंस जो हैं वो बढ़ेंगी। और फिर फर्दर क्या था कि जब आप ओमेगा को बढ़ाएंगे पाई से 2 पाई की रेंज में, तो ऑसिलेशंस जो हैं वो कम होंगी। तो एक चीज़ हमने जो है वो ये पता चलाई थी। तो यहाँ पे मे बी आई शुड राइट कि ऑसिलेशंस जो हैं वो बढ़ती हैं जब आप ओमेगा को 0 से पाई की तरफ लेके जाते हैं, और ऑसिलेशंस कम होती हैं जब आप जो है वो ओमेगा को पाई से 2 पाई की तरफ लेके जाते हैं। तो इन शॉर्ट ये कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के केस में, डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स के केस में जो 0 फ्रीक्वेंसी है और जो 2 पाई फ्रीक्वेंसी है, तो वो आपके पास लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है क्योंकि वहाँ पे मिनिमम ऑसिलेशंस हैं, और जो पाई पे जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है दैट कोरेस्पॉन्ड्स टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जहाँ पे ऑसिलेशन सबसे ज़्यादा है। तो वंस अगेन दिस पॉइंट माइट बी ट्रिकी, आई एडमिट। तो इसमें हम लोग यही करते हैं टिपिकली हर साल के, वी आस्क यू गाइस टू स्केच e to j omega n इन मैटलैब। तो हम आप लोगों को मैटलैब में स्केचिंग के लिए कहते हैं e to j omega n। तो उसमें फिर हम आपको जो है वो कहते हैं कि आप
फर्ज किया कि ओमेगा इक्वल टू 0 के लिए आप हमें प्लॉट करके दें, ओमेगा इक्वल टू पाई बाय 8 के लिए प्लॉट करके दें, ओमेगा इक्वल पाई बाय 4 के लिए प्लॉटिंग करें। तो व्हेन यू डू द प्लॉटिंग्स तो आप देखते हैं कि वो जो ऑसिलेशंस हैं वो बढ़ रही होती हैं, टाइम पीरियड कम हो रहा होता है जैसे जैसे हम ओमेगा को 0 से पाई की रेंज में स्वीप करते हैं। और फिर जब हम पाई से 2 पाई की तरफ जाते हैं तो ऑसिलेशंस कम होना शुरू हो जाती हैं और टाइम पीरियड दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाता है। So these were the key points from our discussion on discrete time signals। ठीक है, और पिछले लेक्चर में फिर हम जो है सिग्नल्स की अपनी डिस्कशन जो है उसको रैप अप करके हम लोग सिस्टम्स की डिस्कशन पे आ गए थे। तो सिग्नल्स के बारे में और बातें भी होंगी लेकिन फॉर द मोमेंट दैट वाज इट। ठीक है, तो फिर हम सिस्टम्स की तरफ आ गए थे। तो यानी कि अब आज के लेक्चर में भी जो हमारा एजेंडा है तो वो सिस्टम्स हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स। तो अब हम डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स की बात जो है वो दोबारा से कर रहे हैं। तो वी सेड के डिपेंडिंग अपॉन यानी कि द वे वी क्लासिफाई अ सिस्टम, ठीक है, देयर कुड बी डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम्स। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि सिस्टम जो है वो होता क्या है। तो उसमें ये कि जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में है तो फॉर अस सिस्टम इज अ ब्लैक बॉक्स जिसकी एक इनपुट है जिसको हम एक्स ऑफ एन कहते हैं और उसकी एक आउटपुट है जिसको हम वाई ऑफ एन कहते हैं। और एक्स ऑफ एन से वाई ऑफ एन हमें कैसे मिलता है, देयर इज समथिंग इन द सिस्टम। ठीक है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिससे एक्स वाई बन जाता है। ठीक है, और फिर उस चीज़ को हम मैथमेटिकली भी लिख देते हैं कि वाई ऑफ एन क्या चीज़ है कि हमने कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है एक्स ऑफ एन पे। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द सिस्टम्स। अब जो मैथमेटिशियंस हैं उनके नज़दीक सिस्टम क्या है, फॉर देम सिस्टम इज अ फंक्शन। और अगर आपने मैथ्स की क्लासेस अगर आपको याद हो जब भी मैट्रिकुलेशन में या एफएससी वगैरह में ए लेवल्स ओ लेवल्स में आप लोगों ने क्लासेस ली होंगी तो यू गाइस कैन रिमेंबर के फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। हम कहते हैं फंक्शन इज अ मैप, इट्स अ मैपिंग, यानी कि एक रूल है जिसके जरिए आपको जो है वो आप x जो है वो इनपुट करते हैं और आपको y मिलता है। यानी कि हम एक सीक्वेंस इनपुट करते हैं, एक दूसरा सीक्वेंस हमें आउटपुट में मिल जाता है एंड देन देयर इज अ रूल। उस रूल के जरिए जो है वो एक्सचेंज प्रोसेस जो है वो होता है। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन के किस तरह से आप अपने सिस्टम्स को क्लासिफाई करते हैं, देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम्स। यानी हमने कहा था कि हम सिस्टम्स को मेमोरी की बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं और फिर कॉजेलिटी की बेस पे जो है हम सिस्टम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं और फिर लीनियरिटी की बेस पे कर सकते हैं और टाइम इनवेरियंस की बेस पे कर सकते हैं और इवन स्टेबिलिटी की बेस पे कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट मैकेनिज्म्स टू क्लासिफाई द सिस्टम्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। और ये क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पेश आती है, क्योंकि आप कह लेंगे देयर इज दैट मेक्स आवर जॉब इजियर। तो लेट्स गो बैक टू द प्रॉपर्टीज वन बाय वन और फिर हम देखते हैं कि what's the best way to find out if a system is memoryless, if a system is causal, if a system is linear, if a system is time invariant, if a system is stable. So I think let's go to your textbook again. ठीक है, I hope कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग इनके पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी कि प्रॉपर्टीज तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं लेकिन साथ में हमारे पास कुछ टॉय सिस्टम्स भी हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे जो एग्जांपल 2.3 आपको नजर आ रही है तो उसमें वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिले सिस्टम। तो डिले सिस्टम आप कह लें कि प्रैक्टिकल टर्म्स में इट्स नथिंग मोर देन जैसे इसका नाम है जस्ट अ डिले। मतलब ये है कि इट्स अ ब्लैक बॉक्स जिसके इनपुट पे जब आप कोई सिग्नल अप्लाई करते हैं तो यू गेट द सेम सिग्नल बैक एट द आउटपुट, लेकिन उसमें कितना डिले होता है, द डिले इज एन डी। तो एन डी क्या चीज़ है, इट्स अ इंटीजर। ठीक है, तो जितना आप यानी कि डिले स्पेसिफाई करेंगे तो उतने डिले के बाद जो है यू विल गेट द आउटपुट द सेम थिंग। जो इनपुट थी वही चीज़ आपको आउटपुट में मिलेगी।
ओके, और उसके बाद फिर हम मूविंग एवरेज की बात कर रहे थे। तो मूविंग एवरेज का जो एक्सप्रेशन है, आप जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है जहाँ पे मैं अपना कर्सर जो है स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन जो है इट माइट लुक डिफिकल्ट बट एक्चुअली इट्स नॉट। तो सबसे पहले तो ये कि इस तरह के एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, रिकॉल फ्रॉम आवर प्रीवियस लेक्चर, इस तरह के एक्सप्रेशन को हम कहते हैं इनपुट आउटपुट इक्वेशन। बिकॉज जो भी ब्लैक बॉक्स आप कंसीडर कर रहे हैं, जिस भी चीज़ को आप अपना सिस्टम कह रहे हैं, तो ये उस सिस्टम की इनपुट आउटपुट को आपस में रिलेट कर रहा है। मतलब ये कि अगर आपके पास कोई भी इनपुट हो तो आपने आउटपुट कैसे कंप्यूट करनी है, तो द रूल इज गिवन हियर। तो इनपुट आउटपुट इक्वेशन जो है दैट बेसिकली टेल्स अस द रूल कि इनपुट है तो आउटपुट कैसे कंप्यूट करनी है। तो यहाँ पे रूल क्या है, रूल विजुअली लुक्स डिफिकल्ट बट एक्चुअली इट्स सिंपल। यहाँ पे सिंपली एवरेज कंप्यूट हो रही है। हम कह रहे हैं कि अगर आपने किसी भी टाइम इंस्टेंट पे आउटपुट कंप्यूट करनी है, तो यू नीड द इनपुट सैंपल्स अराउंड इट्स विसिनिटी। यानी कि अगर आपने टाइम इंस्टेंट 3 पे आउटपुट कंप्यूट करनी है, तो आपको कुछ इनपुट के सैंपल्स जो हैं वो पास्ट के चाहिए होंगे और कुछ आपको सैंपल्स जो हैं वो फ्यूचर के चाहिए होंगे। तो जब आप जो है वो अपने जिस इंस्टेंट पे आपने आउटपुट कंप्यूट करनी है उसकी विसिनिटी में आपके पास कुछ इनपुट के सैंपल्स होंगे, तो यू जस्ट ऐड देम टुगेदर, और जितने सैंपल्स आपने कंसीडर किए हैं अपनी विंडो में, तो यू हैव टू डिवाइड बाय द सेम नंबर। तो दैट्स व्हाई इज द प्रोसेस ऑफ एवरेजिंग, कि आपकी जो आउटपुट है किसी भी टाइम इंस्टेंट पे, दैट इज द एवरेज इन अ सर्टेन सेंस ऑफ द इनपुट सैंपल्स। फिर जब आपने नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट पे अपनी जो है आउटपुट कंप्यूट करनी है, तो आप जो है वो अपनी जो विंडो है जो जिसको आप कंसिडर कर रहे होते हैं, यू स्लाइड इट टुवर्ड्स द राइट, ठीक है, बाय वन। और इस तरह से आप अपनी जो है वो विंडो स्लाइड करते रहते हैं। दैट्स व्हाई वी से कि इट्स अ मूविंग एवरेज। मतलब ये है कि आउटपुट का हर टाइम इंस्टेंट जो है दैट इज द एवरेज ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ इनपुट सैंपल्स, लेकिन हर दफ़ा जो इनपुट सैंपल जिनको आप कंसीडर कर रहे होते हैं वो थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। तो इफ समवन इज स्टिल नॉट श्योर कि मूविंग एवरेज में क्या हो रहा है, ठीक है, तो प्लीज रिमाइंड मी एट द एंड ऑफ द लेक्चर। तो हम इसको थोड़ा सा स्केच करके एग्जाम्पलीफाई करके भी इस पर बात कर लेंगे। राइट नाउ आई वांट टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि आज के लेक्चर में हमारे एजेंडा पे जो कुछ है तो आई वांट टू कवर दैट, ठीक है। तो मूविंग एवरेज के बारे में हम क्लास के आखिर में बात कर सकते हैं, इफ समवन इज स्टिल नॉट श्योर कि व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, ठीक है। तो अब हम सिस्टम्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, वी आर काइंड ऑफ फेथफुली फॉलोइंग द टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक में जिस ऑर्डर में डिस्कशन है तो हम उसी ऑर्डर में डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है दैट इज मेमोरी। तो एक सिस्टम जो है उसकी मेमोरी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो अब यहाँ पे जो डेफिनेशन है, व्हाट डज द डेफिनेशन सेज, इट सेज कि अगर आपको करंट आउटपुट कंप्यूट करने के लिए, यानी करंट आउटपुट का मतलब है कि किसी भी एक टाइम इंस्टेंट को, जिस भी टाइम इंस्टेंट को आप कंसीडर कर रहे हो, किसी भी टाइम इंस्टेंट पे अगर आपने आउटपुट कंप्यूट करनी है, उसके लिए अगर आपको सेम टाइम इंस्टेंट पे इनपुट चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, तो दैट सिस्टम इज मेमोरी लेस। एंड इफ योर सिस्टम इज सच दैट के कोई भी करंट आउटपुट जो है इट रिक्वायर्स इनपुट्स फ्रॉम द पास्ट और द इनपुट्स फ्रॉम द फ्यूचर, तो इस केस में जो आपका सिस्टम होगा दैट विल बी कॉल्ड अ मेमोरी फुल सिस्टम, जो सिस्टम में मेमोरी है। तो इसकी बहुत सारी इम्प्लीकेशन हो सकती हैं। एक इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन वही है जो हमने पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा हिंट दिया था, कि अगर आप वाकई एक सिस्टम बनाने जा रहे हैं तो डिपेंडिंग अपॉन के सिस्टम की मेमोरी है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेशनल टर्म्स में मेमोरी जस्ट ट्रांसलेट्स टू द फिजिकल मेमोरी, जिसको आप रैम और रोम कहते हैं अपने एम्बेडेड सिस्टम्स की क्लास में। तो अगर आपका सिस्टम मेमोरी फुल है, तो दैट मीन्स कि आपको पुराने या फ्यूचर सैंपल्स जो हैं वो स्टोर करने पड़ेंगे। अब जब हम कॉजैलिटी की तरफ जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि फ्यूचर इनपुट सैंपल्स जो हैं वो स्टोर करना इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू डू। तो वो कॉजैलिटी का इशू है। लेकिन अभी मेमोरी की पर्सपेक्टिव से जब भी कभी आपको इनपुट के एक से ज़्यादा सैंपल स्टोर करने पड़े, तो दैट मीन्स के यू रिक्वायर सम स्टोरेज एलिमेंट इन योर सिस्टम, ठीक है। तो और अभी जब आप बाकी प्रॉपर्टीज देखेंगे तो यू विल सी के मेमोरी प्रॉपर्टी जो है इट इज रिलेटिवली इजी टू आइडेंटिफाई, यानी इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं है। इनपुट आउटपुट एक्सप्रेशन जो है उसको देख के आप जो है पता चला सकते हैं कि whether or not a system has memory।
ठीक है, तो लेट्स जस्ट क्विकली राइट डाउन सम एग्जांपल्स। ठीक है, तो सबसे पहली जो एग्जांपल है वो वही है जो टेक्स्ट बुक में लिखी है कि वाई, आई शुड बिकम मोर प्रिसाइज, वाई ऑफ एन इक्वल एक्स ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, तो अभी सिस्टम हमने देखना है कि ये सिस्टम जो है वो मेमोरी फुल है या मेमोरी लेस है। तो अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि किसी भी टाइम इंस्टेंट पे अगर आपने y1 कंप्यूट करना है तो आपको x1 जो है उसका स्क्वायर करना है, और अगर आपने y-5 कंप्यूट करना है तो आपने x-5 जो है उसका स्क्वायर करना है। तो वी नो के हम यहाँ से देख रहे हैं कि इट सीम्स के जो करंट आउटपुट है वो सिर्फ और सिर्फ करंट इनपुट पे डिपेंड कर रही है, यानी कि टाइम इंस्टेंट 1 पे जो आउटपुट है उसके लिए आपको कौन सा इनपुट चाहिए, ये टाइम इंस्टेंट 1 पे ही है। टाइम इंस्टेंट -5 पे जो आउटपुट है उसके लिए आपको कौन सा इनपुट चाहिए, जो -5 पे ही है। तो दिस सिस्टम सीम्स टू बी मेमोरी लेस। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर हम एक और एग्जांपल देखें, तो अब एक और एग्जांपल ये हो सकती है कि लेट मी सी के वाई ऑफ एन जो है दैट इज एक्स ऑफ एन माइनस एक्स ऑफ एन -1। ठीक है, तो ये एग्जांपल है। तो अब यहाँ पे यू विल सी के जो आपके पास, जस्ट गिव मी अ मिनट, थिंक माय लैपटॉप इज बर्डी, so I need to close down the extra windows. Okay, तो ये जो हमारे पास सिस्टम है y ऑफ n इक्वल्स x ऑफ n माइनस x ऑफ n -1, इस सिस्टम को इनके वैसे तो हम कहते हैं, इसका एक नाम भी है, वी कॉल इट बैकवर्ड डिफरेंस। इनके मेनली इट्स एन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द डेरिवेटिव प्रोसेस इन कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम्स। तो ये जो सिस्टम है इसके बारे में हमारा क्लेम ये है कि दिस सिस्टम हैज मेमोरी, और इसको हम इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। आप जो है आउटपुट का कोई भी एक सैंपल सोचें कि फर्स्ट क्या मुझे y3 कंप्यूट करना है, तो दैट विल बी x3, जब आपने n को 3 पुट किया, माइनस x3। ठीक है, तो आपको टाइम इंस्टेंट 3 पे जब आपको आउटपुट चाहिए थी, तो उसके लिए अगर आपको टाइम इंस्टेंट 3 पे ही इनपुट चाहिए होती तो दैट विल बी गुड इनफ। लेकिन अभी मामला ये हो गया है कि आपको ये पर्टिकुलर इनपुट भी चाहिए विच इज द इनपुट फ्रॉम द प्रीवियस टाइम इंस्टेंट। ठीक है, तो दैट मीन्स के ये जो इनपुट है ये आपको स्टोर करनी पड़ेगी इन स्टोरेज एलिमेंट, अदरवाइज फिर आप ये आउटपुट कंप्लीट नहीं कर सकते। दैट मीन्स के दिस पर्टिकुलर सिस्टम हैज मेमोरी। ठीक है, इसी तरह से अभी थोड़ा आगे जाके हम वो सिस्टम देखेंगे जिसको हम कहते हैं कि एक्यूमुलेटर सिस्टम। तो एक्यूमुलेटर सिस्टम में जो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप है, हाउ डू वी राइट इट, तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं कि आपको एक्स के सारे जो पुराने सैंपल्स हैं वो ऐड करने पड़ते हैं टिल द करंट टाइम इंस्टेंट। इनके जब से आपने अपना सिस्टम ऑन किया है तब से लेके जो मौजूदा टाइम इंस्टेंट है तब तक आप सारे इनपुट सैंपल्स को ऐड करते हैं टू कंप्यूट द आउटपुट एट द करंट टाइम इंस्टेंट। ठीक है, तो इस सिस्टम को भी देख के हमें इनके काफ़ी क्लैरिटी के साथ अंदाज़ा हो रहा है कि दिस सिस्टम इज मेमोरी फुल, क्योंकि किसी भी टाइम इंस्टेंट पे आउटपुट कंप्यूट करनी है तो बहुत सारे प्रीवियस टाइम इंस्टेंट्स पे आपको इनपुट चाहिए। तो मेमोरी के बारे में हम इससे ज़्यादा मतलब बात नहीं करेंगे क्योंकि इट इज़ क्वाइट अ सिंपल प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो लीनियरिटी है। तो लीनियरिटी को हमने पिछली दफ़ा भी डिस्कस किया था, लेट्स डिस्कस दैट अगेन। ठीक है, तो ओके, आई होप के यू गाइस आर एबल टू लिसन टू मी एंड आई होप के आप लोगों को जो मेरी स्क्रीन है वो भी आपको नज़र आ रही है, वट एवर आई एम डूइंग ऑन माई स्क्रीन। तो लिनियरिटी को हम किस तरह से लेके चलते हैं, इसमें यह है कि सबसे पहले तो वही है कि आपके पास आप एक सिस्टम कंसिडर करते हैं जिसकी इनपुट x है, आउटपुट y है। तो आपकी जो सिस्टम है
या ये जो ब्लैक बॉक्स है आपने इसको चेक करना है कि ये सिस्टम लीनियर है कि नहीं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आपके पास स्टेप्स हैं इस लीनियरिटी को चेक करने के प्रोसेस में। तो लीनियरिटी असल में दो प्रॉपर्टीज जो हैं उनका कॉम्बिनेशन है। एक प्रॉपर्टी कौन सी है, एडिटिविटी। तो पहले हम एडिटिविटी की बात कर रहे हैं। एडिटिविटी क्या कह रही है कि अगर आप अपने सिस्टम को, जिस भी सिस्टम को आपने लीनियरिटी के लिए चेक करना है, x1 इनपुट अप्लाई करें, आउटपुट y1 आए तो रिकॉर्ड कर लें, फिर x2 इनपुट अप्लाई करें, आउटपुट जो भी है y2 उसको रिकॉर्ड कर लें, और फिर ये तो एक स्टेप था कि आप दो टेस्ट इनपुट अप्लाई करें, x1 और x2, और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट्स हैं वो रिकॉर्ड कर लें। अब मजीद क्या है कि एक और इनपुट अप्लाई करें x3, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है y3 वो रिकॉर्ड कर लें। अब x3 में क्या कैच है कि x3 जो है इट्स अ स्पेशल थिंग, कि x3 जो है दैट इज द सम ऑफ x1 एंड x2। यानी जिस भी सिस्टम की लीनियरिटी आपने चेक करनी थी उसके लिए आपने क्या किया कि आपने कोई सी भी दो टेस्ट इनपुट्स अप्लाई किए अपने सिस्टम को, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट्स आई हैं वो आपने रिकॉर्ड किए। फिर आपने तीसरी टेस्ट इनपुट अप्लाई की है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आई है वो आपने रिकॉर्ड किया। अब जो तीसरी टेस्ट इनपुट है तो वो इस तरह से स्पेशल है कि दैट इज एक्चुअली द सम ऑफ योर प्रीवियस टू टेस्ट इनपुट। एक्स3 क्या चीज़ है, बेसिकली x1 और x2 का सम है। तो इसके साथ जो हमारी जो होप है वो ये बनती है कि व्हाट आर वी गोइंग टू एक्सपेक्ट, अगर जो है y3 टर्न्स आउट टू बी, यहाँ पे मेरे ख्याल में जो मेरा माय टैबलेट इज क्रिएटिंग सम इश्यूज, यहाँ पे सही से नहीं लिखा जा रहा, तो मे बी आई शुड राइट इट ऑन द टॉप। तो अगर ये जो इक्वालिटी है, क्लास इक्वालिटी होल्ड्स, तो फिर जो है यू विल से कि एडिटिविटी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है। तो प्लीज इनके इसको क्लैरिटी के साथ अपने जहन में आप लोग जो है अब्जॉर्ब करें कि आपने x1 x2 टेस्ट इनपुट्स अप्लाई किए हैं, आपको इनके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट्स मिल रही हैं y1 y2, फिर आपने तीसरी टेस्ट इनपुट अप्लाई की है x3, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको y3 मिली है। अभी जो तीसरी टेस्ट इनपुट थी x3, दैट वाज एक्चुअली द सम ऑफ x1 एंड x2। तो फिर इफ द सिस्टम इज लीनियर तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि जो y3 है, जो तीसरी टेस्ट इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है, दैट इज एक्चुअली द सम ऑफ y1 एंड y2। y1 y2 कौन से आउटपुट्स हैं, जो आपको इंडिविजुअल टेस्ट इनपुट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मिली थी। तो एडिटिविटी का क्या मतलब है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा इनपुट्स हैं और आप उनको ऐड करके अप्लाई करें, तो एडिटिविटी जस्ट सेज के जो इंडिविजुअल आउटपुट्स हैं वो सारी ऐड हो जाती हैं, और जो टोटल आउटपुट आपको मिलती है तो दैट इज एक्चुअली द सम ऑफ इंडिविजुअल आउटपुट्स। तो दिस इज व्हाट द एडिटिविटी पार्ट सेज। तो यानी कि ये कौन सा वाली चीज है जिसको हम कह रहे हैं एडिटिविटी, ठीक है, जिसमें इनपुट्स को ऐड करें तो इंडिविजुअल आउटपुट्स ऐड हो जाती है। तो प्लीज कीप इन माइंड कि ये जो मामला है ये आप कह लें फॉर ग्रांटेड नहीं है, ट्रिवियल नहीं है। यानी आपको इस चीज को रेस्पेक्ट देनी होगी इन द सेंस के सिर्फ और सिर्फ लीनियर सिस्टम्स के लिए ये रिलेशन होल्ड करता है, नॉन लीनियर सिस्टम्स के केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कोई भी सिस्टम जो कि लीनियर नहीं है तो वहाँ पे जब आप इंडिविजुअल आउटपुट्स को ऐड करेंगे, तो जब आप इंडिविजुअल इनपुट्स को ऐड करेंगे तो इंडिविजुअल आउटपुट्स ऐड होके आपको नहीं मिलेंगे। तो ये जो मामला है ये सिर्फ और सिर्फ लीनियरिटी के केस में जो है वो होल्ड कर रहा है। अब जो नेक्स्ट चीज है हम उस पर आते हैं, विच इज बेसिकली जो पार्ट 2 है जिसको हम कहते हैं होमोजेनिटी। होमोजेनिटी या इसको हम स्केलिंग भी कहते हैं, स्केलिंग प्रॉपर्टी। तो दैट जस्ट सेज के अगर आपका जो सिस्टम है वो एक ब्लैक बॉक्स है जिसमें आप x अप्लाई करते हैं आपको y मिल जाता है, तो स्केलिंग प्रॉपर्टी जस्ट सेज के अगर आप अपनी इनपुट को अटेन्यूएट करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे बाय फैक्टर a, तो आपकी जो आउटपुट है दैट विल आल्सो गेट अटेन्यूएटेड और एम्पलीफाइड बाय द सेम फैक्टर a। ये बहुत जरूरी है कि अगर आपने इनपुट पे a की स्केलिंग अप्लाई किया तो ये नहीं होना चाहिए कि आउटपुट पे कोई b की स्केलिंग नजर आए, ये वाला मामला नहीं होना चाहिए। जो दूसरा मामला है वो ठीक है।
यानी जिस अमाउंट से आपने अपने इनपुट को स्केल किया है, आपकी जो आउटपुट है वो सेम अमाउंट से स्केल हो जाएगी। जैसे हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि एलटीएस नहीं, एलटीएस सिस्टम नहीं है, आई एम गोइंग अ बिट क्विक, क्योंकि एलटीआई की बात अभी हमने नहीं की है, लिनियरिटी की बात की है। तो एक लीनियर सिस्टम जो है, इट विल एक्ट लाइक अ सिंगल नॉब, एक नॉब की तरह होगा कि जब आपने इनपुट को जैसे ही नॉब घुमा के जो है वो एम्पलीफाई किया या अटेनुएट किया, तो आउटपुट भी उसी तरह से अटेनुएट या एम्पलीफाई हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आप इनपुट को जो है वो पीक टू पीक एम्पलीट्यूड जो है, जो उसकी फ्लक्चुएशन है वो हाफ कर दें, तो जो आउटपुट है उसका जो पीक टू पीक एम्पलीट्यूड फ्लक्चुएशन है वो 1/4 हो जाएगा या 1/6 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो दिस इज व्हाट होमोजेनिटी सेज। और आखिर में फिर हम लिनियरिटी की डेफिनेशन में एडिटिविटी और होमोजेनिटी दोनों को जो है वो कंबाइन कर देते हैं। फिर हम क्या कह रहे होते हैं, वी से के हम एक ऐसी टेस्ट इनपुट अप्लाई करते हैं विच इज द वेटेड सम ऑफ इंडिविजुअल इनपुट। पहले हम x1 और x2 को ऐड कर रहे थे, अब हम x1 और x2 को अभी भी ऐड कर रहे हैं, लेकिन x1 के साथ हमने वेट कोई a1 अप्लाई कर दिया है, x2 के साथ वेट जो है वो b1 अप्लाई कर दिया है। और वंस अगेन अगर लिनियरिटी होगी, ठीक है, अगर लिनियरिटी होगी तो आउटपुट पे हमें क्या मिलना चाहिए, यानी कि इंडिविजुअल जो आउटपुट्स हैं उनका सम मिलना चाहिए, लेकिन स्केल बाय द सेम अमाउंट के a1 y1 की स्केलिंग a1 से होगी और y2 की जो स्केलिंग है वो b2 से होगी। इफ दैट इज द केस तो आपका सिस्टम लीनियर है, अदरवाइज आपका सिस्टम लीनियर नहीं है। ठीक है, तो अब इनके कमिंग टू द एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स में जो टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल है, लेट्स ट्राई टू डू दैट। आई होप के आई एम गोइंग गुड इन द सेंस कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं और आप लोग मेरी स्क्रीन भी देख पा रहे हैं। तो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द एक्यूमुलेटर सिस्टम अगेन। ठीक है, सो दिस इज माय एक्यूमुलेटर सिस्टम। ठीक है, एक्यूमुलेटर इसको इसलिए कह रहे हैं कि it accumulates all the previous inputs to generate an output sample। ठीक है, तो इस सिस्टम में अगर आपने लिनियरिटी चेक करनी है तो यू हैव टू गो विद द डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन के साथ आप चलें और आप कहेंगे कि वही चीज के लेट क्या चीज कि आप एक स्पेशल टेस्ट इनपुट अप्लाई करते हैं x1। ठीक है, तो x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पास आउटपुट होगी यू विल कॉल इट y ऑफ n। ठीक है, और ये माइनस इन्फिनिटी था और ये n था। फिर आप कहते हैं कि एक और आप टेस्ट इनपुट अप्लाई करते हैं, कौन सी टेस्ट इनपुट है, x2। ठीक है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है, ठीक है, वो क्या होगी आपके पास y2। ठीक है, और ये आपने दो इंडिविजुअल टेस्ट इनपुट्स जो हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट्स आ रही थी वो आपने रिकॉर्ड कर ली है। एंड देन व्हाट यू डू, इसके बाद मजीद अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है वो इनके टेस्ट इनपुट 3 जो है अब आप कंसीडर करेंगे। आप कहेंगे कि आई हैव अनदर टेस्ट इनपुट विच इज x3। ठीक है, और x3 जो है जब मैं सिस्टम पे अप्लाई करूंगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मुझे आउटपुट मिलेगी दैट विल बी y3। ठीक है, और यहाँ पे आप आगे और अब यहाँ पे आप कह लें कि ये जो कि अब मैं फर्दर आपको बता रहा हूँ कि जी जो मेरी x3 इनपुट थी व्हाट वाज दैट, इट वाज एक्चुअली x1 प्लस x2। ठीक है, लेकिन स्केलिंग फैक्टर्स के साथ, a की स्केलिंग है और b की स्केलिंग है। तो एक्चुअली जो मेरी टेस्ट इनपुट तीसरे वाली है दैट इज द वेटेड सम ऑफ द टू इनपुट। ठीक है, तो उस केस में फिर आप इस एक्सप्रेशन को दोबारा से लिखना शुरू कर देंगे। आप कहेंगे कि y3 जो है व्हाट डज इट बिकम, इट बिकम्स ax1 k प्लस bx2 k। ठीक है, और समीशन जो है आपकी इसी तरफ से माइनस इन्फिनिटी से एन की तरफ जा रही है, यहाँ पे समीशन ठीक करने वाली है। ओके, तो अब जब हम अपनी डेरिवेशन में यहाँ पे आ गए तो यू कैन इजीली सी के आप जो है वो दो समीशन जो है वो अलग लिख सकते हैं। इवन जो कॉन्स्टेंट्स हैं आप उनको बाहर लेके आ सकते हैं क्योंकि उनमें
जो समेशन का जो पैरामीटर है के उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं है। तो इनसाइड आपके पास x1 के जो है वो बचेगा, और इसी तरह से जो दूसरी समेशन है उसमें से आप b बाहर आप निकाल सकते हैं, और समेशन वेरिएबल जो है वो k है और x2 k। ठीक है, इस केस में इनके इट्स काइंड ऑफ इजियर टू सी कि आपकी जो डेरिवेशन है उसमें नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा। तो यू कैन सी के अगले स्टेप में आपके पास क्या होगा, तो y3 ऑफ n जो है दैट इज एक्चुअली a टाइम्स x1 ऑफ n, x1 नहीं y1, और प्लस b टाइम्स y2 ऑफ n। तो अब इस केस में यानी कि ये डिक्लेयर कि आपका जो सिस्टम है दैट इज लीनियर। तो it actually takes a lot of practice and patience to prove these properties। तो शुरू में आप कह लें कि कुछ हमारे पास फॉल्स टेम्पटेशंस भी होती हैं या फॉल्स इंट्यूशंस होती हैं जब हम समझते हैं कि these properties are straightforward or for granted, लेकिन एक्चुअली these properties are a bit tricky to prove। तो इसलिए इनके one must exercise caution, ठीक है, while doing these problems। एक चीज मैं फिर दोबारा से इस लम्हे में आप लोगों को रिमाइंड करवाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जब हमने ये प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, स्टेबिलिटी है, कॉजैलिटी है, मेमोरी फुलनेस है, या लिनियरिटी है, टाइम इनवेरियंस है, तो जब आपने किसी प्रॉपर्टी को पॉजिटिवली प्रूव करना है कि ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, तो यू हैव टू प्रूव इट फॉर ऑल पर्टिकुलर इनपुट्स and for all possible situations इनके without any assumptions। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे अभी हमने लिनियरिटी की प्रॉपर्टी प्रूव की है, तो अगर आपने प्रूव करना है कि लिनियरिटी एग्जिस्ट करती है, तो यू हैव टू प्रूव के कोई सी भी आर्बिट्रेरी इनपुट्स हो x1 x2 उसके लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, और कोई से भी कॉन्स्टेंट्स हो a और b, यानी आप कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि अगर a को हम 10 रखें, b को हम 5 रखें तो ही प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है, वरना नहीं। So when the property holds, it should hold for all possibilities। यानी कि कोई सी भी x1 x2 टेस्ट इनपुट्स हो, कोई से भी a और b कॉन्स्टेंट्स हो तब। लेकिन जब कई दफ़ा वी डू इट इन द काउंटर वे, ठीक है, कई दफ़ा हम ये शो करते हैं कि फ्लां सिस्टम में फ्लां प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो जब हमने काउंटर प्रूफ देना होता है, तो एट दैट टाइम इट्स जस्ट सफिशिएंट कि आप कोई सी भी एक जो है वो काउंटर एग्जांपल या काउंटर आर्गुमेंट आप शो कर दें टू प्रूव के एक सिस्टम जो है वो लीनियर नहीं है, ये एक सिस्टम जो है वो मेमोरी फुल नहीं है, ये एक सिस्टम कॉजल नहीं है। तो जब आपने किसी प्रॉपर्टी को डिसप्रूव करना है कि ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, तो आपको काउंटर एग्जांपल ढूंढनी है, और काउंटर एग्जांपल एक भी काफ़ी है। और जब आपको प्रूव करना है कि एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है, तो देन इट शुड बी जेनेरिक। फिर हर इनपुट के लिए और हर पॉसिबिलिटी के लिए वो प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करनी चाहिए। तो अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जो है हम बात कर रहे हैं कि एन एग्जांपल सिस्टम जहाँ पे लिनियरिटी जो है वो होल्ड नहीं करती। तो लेट्स टॉक अबाउट अ सिस्टम जिसमें हम दैट इज एक्चुअली वंस अगेन एन एग्जांपल फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि जो भी हमारी इनपुट है, हम उस इनपुट को लॉग में से पास करते हैं। ठीक है, वो जस्ट टेक द लॉग ऑफ द इनपुट। लॉग कौन सा है? बेस 10। ठीक है, एंड देन वी कंप्यूट द आउटपुट। तो हम देखना चाह रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है जिसमें हम अपनी इनपुट का सिर्फ लॉग कंप्यूट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है इज दैट लीनियर और नॉट। एक्चुअली देयर आर डिफरेंट पॉसिबल वेज टू डू इट। ठीक है, तो लेट्स डू द स्टेप जैसे हमारे पास इनके एज एडवाइज बाय आवर टेक्स्ट बुक। हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक जो हमारे पास टेस्ट इनपुट है x1, तो दैट इज 1। ठीक है, और एक जो दूसरी हमारे पास टेस्ट इनपुट है x2, तो दैट इज 10। तो अगर जो पहली टेस्ट इनपुट है, अगर आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट कंप्यूट करें, तो आपको क्या पता चलेगा कि जब आपने इनपुट 1 अप्लाई किया है, तो आउटपुट आपके पास क्या आ रही है? लॉग बेस 10 जो है, यानी कि लॉग ऑफ 1 जब आप लेते हैं बेस 10 में, तो आपके पास आंसर जो है वो 0 आता है, तो आउटपुट है 0। और इसी तरह से जो दूसरी टेस्ट इनपुट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पास आउटपुट है वो क्या आ रही है? तो लॉग 10 जब आप लेते हैं बेस 10 में, तो आंसर इज 1, और इवेंचुअली आपके पास जो है वो आंसर 10 आ रहा है। ठीक है,
तो अब यहाँ पे अगर हम कहें यानी एडिटिविटी प्रॉपर्टी की भी बात करें कि लेट्स अप्लाई x3 विच इज द सम ऑफ x1 एंड x2। अब ये जो इस दफा हम कर रहे हैं तो ये हम काउंटर आर्ग्यूमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रफली हमारी इंट्यूशन से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है इट्स नॉन लीनियर, तो इसलिए हम काउंटर आर्गुमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे अब मैं प्रूफ जो है उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा। तो समटाइम वी गो टू प्रूव समथिंग, जब हम डिराइव करने की कोशिश करते हैं उस टाइम हमारी कोशिश ये होती है कि हम प्रॉपर्टी को प्रूव कर लें। इस वक्त मैं प्रॉपर्टी को डिसप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए फिर मैंने इसको एग्जाम्पलीफाई कर लिया है कि लेट्स अज्यूम के ये इनपुट्स हैं, इसके लिए अगर हमारे पास ये प्रॉपर्टी फेल हो गई तो इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। ठीक है, जो भी सिस्टम्स की प्रॉपर्टी है अगर होल्ड करना है तो हर पॉसिबिलिटी में होल्ड करना चाहिए, और अगर वो फेल होगी तो किसी एक सिचुएशन में भी फेल होगी तो दैट प्रॉपर्टी विल नॉट होल्ड। तो यहाँ पे हम काउंटर आर्गुमेंट जो है वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि लेट्स अज्यूम x3 विच इज x1 प्लस x2। तो x3 कितना हो गया, x1 प्लस x2 कितना है 11, और अब फिर x3 के कोरस्पॉन्डिंग जो y3 है वो कितना होगा इनके, दैट इज एक्चुअली log 10 ऑफ 11। ठीक है, और फिर अगर आप वैसे y1 और y2 को यहाँ पे y2 होना चाहिए था, अगर आप वैसे y1 और y2 को ऐड करें, ठीक है, y1 और y2 को ऐड करें जो ऊपर आपने कंप्यूट किए हैं, तो आंसर आपके पास 10 आ रहा है। तो अब वन थिंग इज फॉर श्योर कि जब आप log ऑफ 11 लेंगे बेस 10 में तो आंसर जो है 10 से ज्यादा ही होगा। ठीक है, इट विल बी 10 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो अब ये दो चीजें हैं कि y3 जो है दैट इज नॉट इक्वल टू y1 प्लस y2। ठीक है, तो दैट टेल्स यू के जो सिस्टम है आपके पास, तो ये जो सिस्टम है दैट इज नॉन लीनियर, क्योंकि उस पर एडिटिविटी जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं कर रही है, क्योंकि आपने दो टेस्ट इनपुट्स ली, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट्स कंप्यूट की, फिर आपने एक तीसरी टेस्ट इनपुट बनाई विच वाज एक्चुअली द सम ऑफ द अर्लियर टू टेस्ट इनपुट, फिर आपने तीसरी टेस्ट इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट कंप्यूट किए, और आइडियली इसको क्या होना चाहिए था, जो पहले जो आपने इंडिविजुअल आउटपुट्स थी उनका सम जो है उसके इक्वल होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली दिस इज नॉट द केस। तो एडिटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही, जिसकी वजह से सिस्टम लीनियर नहीं है। तो आपको होमोजेनिटी भी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो जब हम काउंटर आर्ग्यूमेंट में जाते हैं तो वी कीप द थिंग सिंपल, कोई सा भी एक सिंपल सिनेरियो ढूंढ के जिसमें आपकी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, एंड देन वी डिक्लेयर इट द सिस्टम टू बी फेलिंग दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो आई अज्यूम के वी आर गोइंग गुड, देयर इज नो इंटरप्शन एंड यू गाइस आर लिसनिंग। तो लीनियरिटी की डिस्कशन आज फिर हमने काफ़ी कर ली है, पिछली दफ़ा भी हमने डिस्कशन की थी। तो एक्यूमुलेटर सिस्टम की एग्जांपल हमने थोड़ी सी अभी स्केच करके वाइट बोर्ड पे की है। नॉन लीनियर सिस्टम भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब हम अगली प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं विच इज़ टाइम इनवेरियंस। तो टाइम इनवेरियंस वंस अगेन इसका एक मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव है और एक इसका ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव है। तो सबसे पहले मैं ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव ज़रूर आप लोगों को बताना चाहूँगा, especially to all those students who are not able to relate these concepts to the practice। ठीक है, जो लोग इनको रिलेट नहीं कर पा रहे इन कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस से, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि डेफिनेशन इस तरह से बताई जाए। एक्चुअली टाइम इनवेरिएंट सिस्टम ये होगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक लो पास फिल्टर है या एक हाई पास फिल्टर है या कोई भी इस तरह से आरसी सर्किट है जिसको आप लैब में जाके टेस्ट करते हैं। आपने फर्ज किया कि आज एक साइनोसाइडल वेव जो है अप्लाई किया है इनपुट पे अपने सर्किट की, और आप सर्किट की आउटपुट ऑब्जर्व कर रहे हैं अक्रॉस द रजिस्टर और अक्रॉस द कैपेसिटर। तो एक टाइम वेरिंग सिस्टम ये होगा कि आप लैब में गए, आपने एक इनपुट सिग्नल अप्लाई किया एक साइनोसाइड विद सर्टेन पीक टू पीक फ्लक्चुएशन, और जो आउटपुट आपके पास आई है, जो भी लो पास फिल्टर का रिस्पॉन्स होता है या हाई पास फिल्टर का रिस्पॉन्स होता है, वो आउटपुट आपने रिकॉर्ड कर लिया, स्केच कर लिया, एंड देन यू गॉट डन, आप घर वापस चले गए। फिर आप अगले दिन आए और आपने सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, यानी कि आपने सेम सर्किट पे सेम इनपुट अप्लाई किया है, बट यू गॉट सरप्राइज टू सी के आज जो है वो पर्टिकुलर सर्किट जो है वो एक डिफरेंट आउटपुट दे रहा है। तो दिस इज व्हाट अ टाइम वेरिंग सिस्टम इज। टाइम वेरिंग सिस्टम ये होगा कि जब आप
अपनी इनपुट को डिले करोगे बाय अ सर्टेन नंबर ऑफ सैंपल्स, ठीक है, तो जो आउटपुट है उसमें एक डिफरेंट जो है डिले जो है वो नजर आएगा। तो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स आर दो सिस्टम्स जिसमें आपका जो आपकी जो आउटपुट है डज नॉट चेंज अगर आप इनपुट को डिले करें। इनपुट को डिले करने का यही मतलब है कि आप जो है जो भी आपका सिस्टम है अंडर टेस्ट, तो आप उस सिस्टम को जो इनपुट अप्लाई कर रहे हो वो कुछ सेकंड्स के बाद कर रहे हो, कुछ आवर्स के बाद कर रहे हो, कुछ डेज के बाद कर रहे हो। तो अगर सिस्टम टाइम इन्वेरिएंट है तो नो मैटर कि आप कितने सेकंड्स या कितने घंटे या कितने दिनों या कितने महीनों के बाद जो है वो आप अपनी आउटपुट चेक करेंगे फॉर द सेम इनपुट, द आउटपुट वुड रिमेन द सेम जैसे आपने पहले जो है वो रिकॉर्ड की थी। तो अगर आपकी आउटपुट जो है वो चेंज होती है तो देन इट मीन्स के इट्स अ टाइम वेरिंग सिस्टम। तो ये जो हमने इसकी जो डेफिनेशन हम लिखते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन, तो आई होप कि इट विल मेक सेंस नाउ कि टाइम इनवेरिएंट सिस्टम में क्या होगा कि वैसे तो आई शुडंट हैव रिटन लाइक दिस, or maybe I think I should make a new whiteboard. ओके, तो टाइम इनवेरियंस की हम बात कर रहे हैं जिसको कई दफ़ा हम TI भी कहते हैं, टाइम इनवेरियंस। इसमें यह है कि अगर हम इनपुट को डिले कर रहे हैं बाय सर्टेन अमाउंट एन नॉट, ठीक है, तो यहाँ पे मैथमेटिकली तो एन नॉट के यूनिट्स हैं वो सैंपल्स हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपको पता है कि एक सेकंड में एक सैंपल आ रहा है, तो अगर मेरे पास एन नॉट जो है वो 60 होगा तो दैट मीन्स कि 60 सैंपल्स का डिले है, और 60 सैंपल्स का डिले जो है इट विल फर्दर ट्रांसलेट टू अ डिले ऑफ 1 मिनट। तो आप इनके जो आपके यूनिट्स हैं सैंपल्स में, तो अगर आपको सैम्पलिंग इंटरवल पता हो तो आप जो है एब्सोल्यूट टाइम के साथ इसको रिलेट कर सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि टाइम इनवेरियंस क्या है कि अगर आप इनपुट को डिले करते हो, ठीक है, बाय सर्टेन अमाउंट, ठीक है, तो टाइम इनवेरियंट सिस्टम में क्या होगा कि देन, ठीक है, तो जो आपकी आउटपुट है इट विल गेट डिलेड बाय द सेम अमाउंट, ठीक है। उसका जो ऑपरेशन टर्म्स में जो मतलब है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब मर्जी आप जाके इनपुट अप्लाई करें अपने टाइम इनवेरिएंट सर्किट को या सिस्टम को, यू विल बी गेटिंग द सेम आउटपुट। अब अगर किसी भी वजह से आउटपुट जो है गेट्स डिलेड बाय सम अदर अमाउंट, ठीक है, तो यू विल बी ऑब्जर्विंग अ डिफरेंट आउटपुट एट ऑल, ठीक है, तो फिर आपका सिस्टम जो है वो टाइम वेरिंग हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स यानी कि इट विल बी हेल्पफुल to study this particular concept, okay, by means of an example. So let's take an example. तो अब यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही पॉपुलर सिस्टम है जिसको हम बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली डिस्कस करेंगे ओवर द टाइम, ठीक है। इसका हिंट ये है कि जब हम फ्यूचर में मल्टी रेट सैम्पलिंग करेंगे तो यानी कि इस पर्टिकुलर सिस्टम को हम डेसीमेटर कहते हैं और इस प्रोसेस को हम डेसीमेशन कहते हैं। दैट मीन्स के हम अपने सिस्टम में यानी कि सैम्पलिंग रेट हम रिड्यूस करना चाह रहे हैं। ओके, तो अब ये हमारे पास एक पर्टिकुलर ओके देयर इज सम टाइपो हियर, आई थिंक आई एम नॉट एक्सट्रीमली फोकस्ड बिकॉज ऑफ माय सिकनेस। तो आपके पास जो आउटपुट है दैट इज, और इसको भी अगर हम मजीद प्रिसाइज करके लिखें तो आपके पास जो आउटपुट है एट टाइम एम दैट इज एक्चुअली इनपुट, ठीक है, एट टाइम एम एन। और एम के बारे में आपके पास जो कंडीशन है वो क्या है, तो एम जो है इट बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, कि जो कैपिटल एम है उसकी वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है, यानी कि 1 2 3 4 5, तो नेगेटिव वैल्यूज नहीं हो सकती, रैशनल वैल्यूज नहीं है, इरैशनल वैल्यूज नहीं है, और इस तरह से। तो अब ये जो सिस्टम है इसके बारे में हमारा जो क्लेम है वो ये है कि दिस सिस्टम इज नॉट टाइम इनवेरिएंट, ठीक है। अब इस सिस्टम के बारे में जो मेरी इंट्यूशन मुझे बता रही है, ठीक है, आप खुद भी एक गैस लगा के उसके मुताबिक स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा जो यहाँ पे क्लेम है वो ये कि दिस सिस्टम इज नॉट टाइम इनवेरिएंट। तो अगर मैंने इस प्रॉपर्टी को डिसप्रूव करना है, फेल करना है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती,
तो व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, फिर हमें क्या करना होता है, वी हैव टू कम अप विद अ काउंटर एग्जाम्पल। ठीक है, तो काउंटर एग्जाम्पल के लिए आप जो है वो चीज़ों को एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं। अगर मुझे करना होता है कि प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है देन आई शुड हैव डन सम डेरिवेशन। So once again, it requires lot of experience, lot of practice to actually prove or disprove the properties. So don't take them trivially. तो इट विल बी एडवाइजेबल कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जो आपकी पहली असाइनमेंट है उसमें ये चीज़ें आएंगी डेफिनेटली। तो अब यहाँ पे हम एक काउंटर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं एक बहुत ही सिंपल जो है वो सिग्नल जो है वो कंसीडर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक सिग्नल है, एक्स ऑफ एन। ठीक है, और इसमें मेरे पास ये जो वैल्यू है दैट इज 2 और ये जो वैल्यू है दैट इज 1। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए हमने आउटपुट जो है वो कंप्यूट करनी है। तो अब आउटपुट अगर हम कंप्यूट कर रहे हैं तो लेट्स सी। ठीक है, आपको वो फार्मूला के मुताबिक चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है वो, क्योंकि इनपुट सिर्फ और सिर्फ दो इंडिसेस पे एग्जिस्ट कर रही है, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, तो आप इन्हीं इंडिसेस पे आप देख रहे हैं सबसे पहले तो कि n इक्वल टू 0 पे क्या मामला है, y 0 किसके इक्वल है, x। और यहाँ पे कैपिटल M हम एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि हम काउंटर एग्जाम्पल बना रहे हैं, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि M जो है वो M/2। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 तो एक्स ऑफ 0। तो हमें पता चल रहा है कि आउटपुट का जो जीरो इंडेक्स पे जो सैंपल है दैट इज बेसिकली द सेम एज एक्स 0। जो एक्स 0 है उसी को ही आप जो है वो यहाँ पे दोबारा बना दें। तो अब ये हम आउटपुट सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, वाई ऑफ एन अगेंस्ट एन। ठीक है, और ये हमारे पास टाइम इंडेक्स 0। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टाइम इंडेक्स देख रहे हैं y1, यानी कि n को 1 पुट करके, दैट इक्वल्स एक्स ऑफ 2। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास डेफिनेशन है, डेफिनेशन कहाँ पे है, राइट हियर, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, तो y का जो नेक्स्ट सैंपल है तो टाइम इंडेक्स 1 पे वो एक्स ऑफ 2 है, और एक्स ऑफ 2 क्या चीज़ है, एक्स में तो सिर्फ दो नॉन जीरो सैंपल थे, तो एक्स ऑफ 2 एक्चुअली 0 है। ठीक है, तो दैट्स इट। तो ये हमारी आउटपुट है, हमारी आउटपुट में एक ही नॉन जीरो सैंपल है और वो टाइम इंडेक्स 0 पे है, उसकी वैल्यू 2 है। तो ये हमारे पास इनपुट आउटपुट जो है वो रिलेशनशिप ग्राफिकली हमने स्केच किया है फॉर अ पर्टिकुलर केस, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये सिस्टम जो है वो टाइम वेरिंग है, टाइम इनवेरिएंट नहीं है। ठीक है, तो लेट मी कंप्लीट दिस एग्जांपल। तो अब हम फिर, मैं यहाँ पे फिर दोबारा से जो प्लॉट है मैं यहाँ पे बनाने लगा हूँ कि हमारे पास जो x है उसमें दो नॉन जीरो सैंपल्स हैं, जीरो इंडेक्स पे सैंपल है उसकी वैल्यू 2 है, 1 इंडेक्स पे सैंपल है उसकी वैल्यू 1 है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम आउटपुट कंप्यूट कर चुके हुए हैं, आउटपुट जो है उसकी वैल्यू 2 है, टाइम इंडेक्स 0, एंड द आउटपुट इज 0 एवरीवेयर एल्स। ठीक है, तो अब आप क्या करें कि जो इनपुट है उसको हम शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, मे बी बाय अमाउंट 3। ठीक है, इनपुट को आपने 3 की शिफ्ट दी है, तो इनपुट को 3 की शिफ्ट दें तो 3 की शिफ्ट कैसे आप देंगे, यानी एक्स ऑफ n-3 कैसे प्लॉट होगा, जो चीज़ टाइम इंडेक्स 0 पे है वो कहाँ पे जाएगी, टाइम इंडेक्स 3 पे। जो चीज़ टाइम इंडेक्स 1 पे है वो टाइम इंडेक्स 4 पे चली जाएगी। तो यू गेट द सेम प्लॉट। ठीक है, लेकिन उनकी वैल्यूज टाइम इंडेक्सेस जो हैं वो शिफ्ट हो गए हैं। तो ये एक्स ऑफ n-3 है। तो और फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाई ऑफ n-3 अगर आपने स्केच करना है तो वो क्या होगा कि आपकी जो आउटपुट है उसमें आप टाइम इंडेक्सेस में 3 का शिफ्ट करें, तो जो 0 सैंपल पे आपकी वैल्यू थी वो टाइम इंडेक्स जो है वो 3 पे वही वैल्यू जो है वो चली जाएगी। तो दैट इज y ऑफ n-3। तो x ऑफ n-3 ये था। ठीक है, तो अब जो है, अब अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करें जहाँ पे आपने, व्हाट वाज द फॉर्मूला कि y इक्वल्स, ओके, तो लेट मी राइट मोर क्लियरली, तो y ऑफ n जो है दैट इज x ऑफ m n। ठीक है, तो लुक्स लाइक आई नीड टू गेट अ न्यू व्हाइट बोर्ड। ठीक है, अगली स्क्रीन पे हमें जाना होगा। तो
ओके, तो अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आप नई नोटेशन में आप लिख सकते हैं कि लेट y1 ऑफ n इक्वल्स x1 ऑन n। अब ये किस चीज़ को आप y1 और x1 कह रहे हैं? x1 क्या चीज़ है? जो आपने शिफ्ट अप्लाई की थी अपने सिग्नल में, x ऑफ n माइनस 3, ठीक है। आप कह रहे हैं कि इस शिफ्टेड सिग्नल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है मैं आउटपुट कंप्यूट करने की कोशिश करता हूँ, तो लेट्स सी, ठीक है। तो अब वो रिलेशनशिप आपके पास क्या बन जाएगा कि आप लिखेंगे कि y1 ऑफ n दैट इक्वल्स, अब x1 जो है उसकी वैल्यू पुट करें, x1 जो है दैट इज इक्वल टू x ऑफ n माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इवेंचुअली जो रिलेशनशिप बनेगा तो दैट इज एक्चुअली n और फिर n माइनस 3। तो बी केयरफुल है, यहाँ पे काफ़ी जो है वो अटेंटिव होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अभी एक्सप्रेशन मैंने लिखा है तो दैट इज क्वाइट ट्रिकी, ठीक है। तो इसको हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, if you guys are not sure कि ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया, लेकिन दिस इज एक्सप्रेशन। और फिर दोबारा से रिकॉल करें कि m की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन जाता है तो वो क्या बनता है, x ऑफ 2n माइनस 3, तो y1 ऑफ n इक्वल x ऑफ 2n माइनस 3। अब जब आप इसमें वैल्यूज वगैरह पुट करके आप जो है वो आउटपुट कंप्यूट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो यू विल सी के जो आपके पास आउटपुट है y1, तो that y1 of n will not be equal to y of n minus 3, ठीक है। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। हमने भी किया नहीं है, लेकिन जब आप करेंगे तो यही चीज़ होगी। अब मामला क्या है कि आपने काउंटर एग्जांपल का आपने जो है वो पाथ चूज किया था, तो व्हाट डिड यू डू, आपने एक फर्जी सिग्नल एक्स जो है वो स्केच किया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट थी अकॉर्डिंग टू द गिवन रूल वो आपने स्केच की। फिर आपने इनपुट में 3 सैंपल्स का डिले दिया, उसको स्केच किया, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर सिस्टम टाइम इनवेरिएंट होता तो जो आपके पास आउटपुट है इट शुड हैव बीन डिलेड बाय 3 सैंपल्स। लेकिन हमारा गैस ये है कि सिस्टम टाइम इनवेरिएंट नहीं है, तो जिसकी वजह से फिर हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास शिफ्टेड इनपुट है उसको जो मैथमेटिकल रूल है उसमें से गुजार के हम आउटपुट जो है वो कंप्यूट कर रहे हैं। इवेंचुअली हम क्या चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो नया हमने रूल बनाया जिसको इसमें मैं सर्कल कर रहा हूँ, तो इस रूल के मुताबिक मैं जो आउटपुट है वो स्केच करूँ y1, और फिर जब हम ये स्केच करेंगे तो वी विल बी एबल टू अप्रिशिएट के जो आपके पास y1 आती है जब आप शिफ्टेड इनपुट जो है उसको मैथमेटिकल रूल में से गुजारते हैं, तो दैट y1 इज एक्चुअली डिफरेंट देन yn माइनस 3 जो एक्चुअली आपके पास टाइम इनवेरियंस के केस में होनी चाहिए थी। तो अब y1 जो आपने कंप्यूट करनी है, ठीक है, तो वो आप कैसे कंप्यूट करेंगे, जैसे हमने पहले किया था, यानी कि आप केयरफुली जो है वो कुछ सैंपल्स पे अपनी आउटपुट एवेलुएट करेंगे। यानी अब आपके पास ये चीज़ करने वाली रह गई है वो ये है कि y1 जो है दैट इज इक्वल टू x ऑफ 2n माइनस 3। अब इसमें अब आपको पता है ऑलरेडी के यानी फर्स्ट किया कि y1 जो है उसको टाइम इंडेक्स 0 पे कंप्यूट करने की कोशिश करें तो क्या चीज़ आएगी, y1 0 x माइनस 3, x माइनस 3 पे डेफिनेटली 0 है, ठीक है। और इसी तरह से फिर अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अब हम ओरिजिनल जो है फॉर्मूला इस तरह का हमारे पास यानी कि अभी जो नोटेशन है वो इस तरह की बन गई है कि वी आर रेफरिंग टू द ओरिजिनल एक्स, ठीक है। तो जो ओरिजिनल एक्स है वो तुम्हें पता है कि वो 0 से स्टार्ट होता है, तो दैट मीन्स के आपके पास y1 ऑफ 1 जो है वो भी 0 होगा, और y1 ऑफ 2 वो भी 0 होगा, और फिर y1 ऑफ 3 पे शायद पहली कोई मीनिंगफुल बात आएगी। y1 ऑफ 3 क्या है, जब आपने n को 3 पुट किया तो दैट इक्वल्स x ऑफ 0, ठीक है। जब आप x ऑफ 0 पुट कर रहे हैं तो वो आपके पास कौन सा सैंपल आ रहा है, वो वही सैंपल आ रहा है जो हमने ओके, तो वी कैन होल्ड बिट, ठीक है। हम थोड़ा सा मजीद आगे जा सकते हैं, फिर इसी तरह से हम जो फोर्थ सैंपल है हम उसको देख सकते हैं, so that will be equal to x of 1, ठीक है। तो मेथड में दैट्स इट, इससे आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो नाउ यू कैन सी कि अगर आप इसको प्लॉट करना चाहें तो यू विल सी के अब ये जो y1 आपके पास है
तो वो सारे इंडेक्सेस पे 0 है। कहाँ पे उसकी नॉन जीरो वैल्यू आती है? जो इंडेक्स 3 है, और वहां पे उसकी वैल्यू कितनी है? एक्स ऑफ 0। एक्स ऑफ 0 क्या है? 2। और फिर y1 की जो अगली नॉन जीरो वैल्यू है वो कहाँ पे है? टाइम इंडेक्स 4 पे। टाइम इंडेक्स 4 पे कौन सी वैल्यू है? एक्स ऑफ 1 विच इज 1। ठीक है, ये अब हमारे पास y1 आ गया। और अगर आप इसको मजीद आगे चलाएंगे तो आप देखेंगे कि y1 की जो वैल्यू है टाइम इंडेक्स 5 पे वो भी 0 है, टाइम इंडेक्स 6 पे जो वैल्यू है वो भी 0 है। तो इस सारी एक्सरसाइज से हमें क्या मिला? अब जो चीज़ मैं सर्कल कर रहा हूँ उसको देखें, तो y1 का जो स्केच है उसमें आप देखें तो आपके पास 2 नॉन जीरो सैंपल्स हैं। और इधर जो आपके पास yn-3 का जो स्केच हमारे पास था उसमें एक नॉन जीरो सैंपल था। तो ऑफ कोर्स जो y1 है और जो yn-3 है दे आर नॉट इक्वल, जिसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है इट इज नॉट टाइम इनवेरिएंट। तो ओके, आई थिंक यहाँ पे आई कैन टेक अ स्मॉल ब्रेक। ठीक है, 1 मिनट के लिए, क्योंकि इट हैज़ बीन एन आवर नियरली। तो जो कुछ हमने डिस्कस किया है उससे मुतालिक अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, कंसर्न्स हैं, वो मुझे बताएं, कन्वे करें। और अगर कोई चीज़ क्विकली मैं आपको बता सकता हुआ तो आई विल लेट यू नो। अगर कोई डिटेल डिस्कशन रिक्वायर्ड हुई तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि लेक्चर के एंड पे फिर हम इस चीज़ को देख लेते हैं। तो 1 मिनट है आप लोगों के पास, आप लोगों ने कोई चीज़ पूछनी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर, ये जो हमने अभी किए, आपने वो अभी लास्ट जो बिल्कुल कराया है कि x ऑफ -3 0 है y1 और फिर x ऑफ -1 भी 0 है। फिर हम जब आए हैं x ऑफ 0 पे, तो वहाँ पे you're saying कि वैल्यू है y1 की। मुझे वो बात समझ नहीं आ रही क्योंकि अब तो x शिफ्टेड है। कैन यू जस्ट एक्सप्लेन द लास्ट बिट अगेन? वो मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे आपने जो वैल्यूज कैलकुलेट किए हैं नए y1 की, वो कैसे आई हैं? चलो ठीक हो गया। एनी अदर क्वेश्चन बाय एनीवन एल्स? ओके, तो इन एनी केस यानी आप लोग सोचते रहें। ठीक है, थिंकिंग इज गुड। तो क्वेश्चंस का मामला तो ये है कि यू कैन फील फ्री, आप लोग हमें मुझे होती है तो आप लोग ईमेल भी कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम में भी डेफिनेटली हर जगह तो शायद आप कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन एट सूटेबल पोस्ट आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट मैकेनिज्म जिसके जरिए आप लोग हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर अगर अभी मजीद कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग मजीद सोचें, लेक्चर क्या में भी दोबारा हम बात करेंगे। I will try to answer your questions, or you guys can come to my office as well. ये और बात है कि today I'm working from home because of seasonal flu. Okay, so okay, to answer your question, Saman, उसमें ये क्या है कि जो जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, तो these are actually आप कह लें कि आई शुडंट कॉल इट अ ट्रिक। मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि हम कोई ट्रिक परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इनके दीज आर मैथमेटिकल स्टेप्स। और आप कह लें कि उसमें बस वी नीड टू एक्सरसाइज कॉशन। अगर हम केयरफुली रहें, केयरफुली प्रोसीड करते रहें तो आई एज्यूम के वी कैन डू वेल। तो जो आपका क्वेश्चन है तो लेट मी ट्राई टू एलैबोरेट इट। तो हमारे पास सिचुएशन कुछ यूँ है कि दिस इज द सिस्टम। एक बहुत ही ख़ास सिस्टम है जिसमें इनपुट और आउटपुट हम इस तरह से लिखते हैं। और जैसे हमने कहा कि इवन दो कि इसकी नोटेशन थोड़ी सी मेसी है, लेकिन ये काफ़ी यूजफुल सिस्टम है। इसके ज़रिए हम सैम्पलिंग रेट रिड्यूस करते हैं किसी भी सिस्टम में, तो इसको हम डेसिमेटर सिस्टम बोलते हैं। वो हम बाद में बात करेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने इसको चेक करना है कि ये टाइम इनवेरिएंट है कि नहीं है। ठीक है, उसके लिए हमने एक फर्जी इनपुट सिग्नल बनाया था जिसमें सिर्फ 2 नॉन ज़ीरो सैंपल्स थे। ऑफ कोर्स जब आपने काउंटर एग्जांपल्स बनानी है तो आप कोशिश करते हैं कि बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स हों जिससे आपका जो मीनिंग है वो कन्वे हो जाए। तो हमने एक फर्जी सिग्नल स्केच किया था और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आ रही थी वो स्केच की थी यूजिंग दिस रूल। ये जो रूल गिवन है उसके ज़रिए फिर हमने कहा था कि यानी एक पर्टिकुलर इनपुट सिग्नल के लिए जो आउटपुट स्केच करने वाला मामला था वो तो हमने कर लिया। तो ये आपके पास फर्जी सिग्नल है एक्स। ठीक है,
और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आ रही है अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल रूल वो हमने कंप्यूट कर ली। फिर अगला काम क्या था, यानी जो स्केचिंग थी आप कह लें कि ये तो स्टेप 0 था, यानी कि इससे हमें कुछ भी नहीं मिला। टाइम इनवेरियंस का जो मामला है वो तो अब शुरू करना है। फिर हमने कहा कि लेट्स डू द फॉलोइंग, कि हम जो एक्स है उसको हम अपनी मर्जी से ऐसे ही बस हम 3 की शिफ्ट दे देते हैं, और यहाँ पे हमने कैपिटल एम जो है वो 2 यूज किया हुआ था। तो हमने कहा कि हम एक्स को 3 की शिफ्ट देते हैं। फिर हमने जो शिफ्टेड सिग्नल था यानी एक्स ऑफ एन माइनस 3 उसी को प्लॉट किया। तो वो बेसिकली जो वेव फॉर्म है इट रिमेन्स द सेम, लेकिन जो टाइम इंडेक्सेस हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास शिफ्टेड सिग्नल्स आ गए थे, क्योंकि एक्स ऑफ एन माइनस 3 वाज दिस सिग्नल। और इसी तरह से हमने कहा कि अगर एक्स को हमने 3 की शिफ्ट दी है तो एक्स ऑफ एन माइनस 3 लुक्स लाइक दिस। फिर अगर हम वाई को 3 की शिफ्ट दें तो फिर वाई ऑफ एन माइनस 3 कैसे नजर आएगा कि आपके पास एक ही सैंपल होगा लेकिन वो टाइम इंडेक्स 3 पे होगा। तो ये हमारे पास वाई ऑफ एन माइनस 3 था, ठीक है, यानी कि दिस पर्टिकुलर सिग्नल। और फिर हमने कहा कि अब ये तो वो है जो हमारी विश है, ठीक है, इनकी अब ये जो चीज़ मैं सर्कल कर रहा हूँ तो दिस इज व्हाट वी विश। हम चाह रहे हैं कि ये मामला हो कि अगर हम शिफ्टेड सिग्नल यानी कि ये पर्टिकुलर सिग्नल अप्लाई करें तो हमारे पास इस तरह के आउटपुट आए। अगर इस तरह हो जाएगा तो सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है, लेकिन हमें पहले से शक है कि सिस्टम टाइम इनवेरिएंट नहीं है, तो जिसकी वजह से फिर हमें सिस्टमैटिकली जाना पड़ेगा। अभी हमने क्या किया कि इनपुट एक्स को शिफ्ट करके जो शिफ्टेड सिग्नल है वो प्लॉट कर दिया है, और आउटपुट जो है उसको शिफ्ट करके जो शिफ्टेड आउटपुट है वो प्लॉट कर दिया। लेकिन एक्चुअली तो वी हैव टू गो बाय द मैथमेटिकल रूल, ठीक है, यानी कि जब आप एक सर्किट पे शिफ्टेड इनपुट अप्लाई करेंगे या एक सिस्टम पे शिफ्टेड इनपुट अप्लाई करेंगे तो जो उस सिस्टम का मैथमेटिकल रूल है उसके जरिए ही आपको आउटपुट कंप्यूट करनी होगी। ये नहीं है कि आपने अगर आउटपुट पहले से प्री रिकॉर्ड करके रखी हुई है तो उसको आप जो है वो मैटलैब में या एक्सेल शीट में ऑफलाइन ही आप उसको शिफ्ट कर दें। तो एक्चुअली तो हमें यानी रियलिटी में आपने क्या करना है, वो आपने यही करना है कि आप जो है एक्स ऑफ एन माइनस 3 जो है यू विल अप्लाई दिस इनपुट टू द सिस्टम, और फिर जो भी आउटपुट है जिसको मैं कह रहा हूँ y1 वो आप कंप्यूट करेंगे। और ये जो इनपुट है एक्स ऑफ एन माइनस 3 जो शिफ्टेड इनपुट है मैं इसको x1 कह रहा हूँ। एक्चुअल जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक आपने x1 सिस्टम को देनी है, और जो भी सिस्टम आपको आउटपुट पे देगा तो दैट विल बी योर एक्चुअल आउटपुट। फिर आप देखेंगे कि वो y1 जो है वो y ऑफ n माइनस 3 के इक्वल है कि नहीं है, जो कि इट टर्न्स आउट के इट्स नॉट इक्वल, जिसकी वजह से आपका सिस्टम जो है इट बिकम्स टाइम वेरिंग, ठीक है। तो फिर अब हमारे पास जो काम करने का है वो क्या है कि हमारे पास x1 है एक्स ऑफ एन माइनस 3, ठीक है। इस x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने y1 कंप्यूट करनी है। तो वो अब y1 कैसे आएगी, वही अपना जो रूल है मैथमेटिकल रूल वो लिखें कि y1 इक्वल्स x1। y1 किस तरह से आ रहा है कि आप x1 पे ये जो mn जो मैथमेटिकल प्रोसीजर है वो अप्लाई करें, और फिर x1 खुद क्या चीज़ है, x1 इक्वल्स एक्स ऑफ एन माइनस 3, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ कि y1 ऑफ n जो है दैट इज x1, ठीक है, और n की वैल्यू 2 है 2n। तो अब मामला ये है कि या तो आपने जो स्केचिंग करनी है वो यहाँ से कर लें, ठीक है, कि x1 जो है उसी के जरिए आप आउटपुट कंप्यूट कर लें। और x1 क्या चीज़ है, x1 इज एक्चुअली एक्स ऑफ एन माइनस 3, वो आप पहले कंप्यूट कर चुके हैं कि आपके पास 2 सैंपल्स हैं इंडेक्स P4 पे, तो दैट इज योर x1, ठीक है। या आप तो इसके जरिए आउटपुट कंप्यूट कर लें, कैसे करेंगे, वही दोबारा से कि y1 को n0 पुट करें और देखेंगे कौन सा सैंपल आपको चाहिए, कि y1 जो है दैट इज x1 ऑफ 0 एंड सो ऑन। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप x1 जो है उसकी मजीद जो वैल्यू है वो आप फर्दर जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दें। x1 किस चीज़ के इक्वल है, एक्स ऑफ n माइनस 3 के इक्वल है, जिसकी वजह से आप y1 को लिखते हैं एक्स ऑफ 2n माइनस 3। अब ये जो लास्ट स्टेप मैंने लिखा है यही ट्रिकी है, ठीक है, और इसी को आप लोगों ने किसी भी तरह से आप कह लें कि यू हैव टू डू इट इन द राइट वे।
तो जो y1 है उसको आप x1 की टर्म्स में भी इवेल्युएट कर सकते हैं, स्केच कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, जबकि x1 क्या है, x of n minus 3, और y1 को आप जो है x की टर्म्स में भी लिख सकते हैं और कर सकते हैं। तो यानी कि मैथमेटिकली देयर इज अ वे टू रिलेट y1 टू x1। इसी तरह से क्योंकि x1 और x आपस में रिलेटेड है, तो आप y1 को x से भी रिलेट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट जो आपने y1 को स्केच करना है और फिर आपने देखना है कि y1 जो है वो y of n minus 3 के इक्वल है कि नहीं है। तो y1 की स्केचिंग आप x1 के जरिए भी कर सकते हैं और x के जरिए भी कर सकते हैं। तो ये जो लास्ट में जो चीज़ मैंने लिखी है, तो दैट इज़ प्रीटी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये लिखना जो है ये ट्रिकी है, और इसी चीज़ में जो है मोस्ट ऑफ यू गाइस विल फाइंड इट डिफिकल्ट के यानी कि हाउ टू राइट इट इन अ पर्टिकुलर वे। तो उसके लिए आपको अपने जहन में जो है वो काफ़ी क्लैरिटी के साथ चलना होगा कि ये पर्टिकुलर सिस्टम है जिसमें आप एक्स ऑफ एन अप्लाई करते हैं, तो आपको आउटपुट पे क्या मिलता है, वाई ऑफ एन, और वाई ऑफ एन क्या है, एक्स ऑफ एम एन। ठीक है, तो यानी आप मे बी आई शुड राइट इट अगेन। हम कह रहे हैं कि ये पर्टिकुलर सिस्टम कैसा है कि जिसमें आप एक्स ऑफ एन अप्लाई करते हैं तो आपको वाई ऑफ एन मिलता है, और वाई ऑफ एन खुद क्या चीज़ है, एक्स ऑफ एम एन। तो रफली आपको ये मिल रहा है कि आप एक्स ऑफ एन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक्स ऑफ एम एन मिल रहा है। ठीक है, तो फिर क्या मामला होगा कि जब आप एक्स ऑफ एन माइनस 3 सिस्टम को अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू विल बी गेटिंग दिस थिंग एक्स ऑफ एम एन माइनस 3, और हमारे वाले केस में हमने एम को 2 एज्यूम किया हुआ था, जिसकी वजह से हम लिख रहे थे कि एक्स ऑफ 2n minus 3। तो दैट इज समथिंग यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट। ठीक है, मतलब क्या है कि ये जो शिफ्ट है आपके पास, ठीक है, वट एवर दैट शिफ्ट इज, इस शिफ्ट पे ये जो m आपके पास जो ऑपरेटर है वो अप्लाई हो जाता है, जिसकी वजह से इवेंचुअली जो आपके पास चीज़ बनती है वो mn माइनस 3 है, या अगर m2 है तो दैट इज 2n माइनस 3। तो once you learn to write it, ठीक है, then it's very easy to draw it and plot it। तो इस पे of course यानी कि यानी कि that's not the end of it। if you guys are still confused तो हम इस पे मज़ीद डिस्कशन कर सकते हैं after the lecture ends। ठीक है, I will not conclude it कि अब हो गया, तो दोबारा से हम इस पे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में ऑथर इज टेलिंग अस कि जो एक्यूमुलेटर सिस्टम है दैट इज़ अ टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्मॉल डेरिवेशन है, 4 स्टेप्स हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि तो वाकई टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। तो आई सजेस्ट यू गाइस टू गो थ्रू दिस एग्जांपल ऑन योर ओन। ठीक है, टू फेमिलियराइज योरसेल्फ विद द प्रोसीजर्स, जिस तरह से हम कोई भी प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं, जैसे इस केस में टाइम इनवेरिएंस हम प्रूव कर रहे हैं। इन जनरल ये जो एग्जांपल्स हैं तो विल डू समथिंग विद दैट कि आपकी जो पहली जो असाइनमेंट है या होमवर्क है तो वो इट विल बी रिलेटेड टू दीज एग्जांपल्स। तो होपफुली आप यानी कि इन एग्जांपल्स को बार बार देखेंगे और यू गाइस विल फील कंफर्टेबल आफ्टर व्हाइल। तो अभी जो एग्जांपल हमने डिटेल में किया है, अभी यहाँ पे दैट सिस्टम इज बीइंग कॉल्ड अ कंप्रेसर सिस्टम, लेकिन आगे जाके वी विल स्टार्ट टू कॉल इट अ डेसिमेटर, एक ऐसा सिस्टम जो कि डेसिमेशन कर रहा है। ओके, जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड कॉजेलिटी। कॉजेलिटी वैसे तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप सिग्नल्स के कोर्स में देख चुके हुए हैं, उसके बावजूद हम थोड़ा सा रिलैक्स वे में इनको रिकैप कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, सो दैट यू गाइस कैन फाइंड इट इजी। आई एज्यूम कि हाँ एग्जैक्टली सिग्नल्स का जो कोर्स है वो भी फॉल में आता है और डीएसपी का कोर्स भी फॉल में आता है, तो दैट मीन्स के आपने पिछले फॉल में सिग्नल्स का कोर्स अटेंड किया था तो बीच में सेमेस्टर ब्रेक आ जाती है, स्प्रिंग सेमेस्टर में काफ़ी ज़्यादा डिले के बाद अब आप अपना अगला कोर्स पढ़ रहे हैं, तो जिसकी वजह से इट्स अ गुड आइडिया कि आप जो है वो जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं उनको रिफ्रेश करें। अगर आपके कोर्सेज बैक टू बैक होते तो मे बी वी कुड हैव प्रोसीडेड एट अ फास्टर पेस। तो एनीवे, तो कॉजेलिटी भी वंस अगेन आप कह लें कि इट्स अ प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट जिसको आपने मैथमेटिकल जो है वो डेफिनेशन में ट्रांसलेट कर दिया।
प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको कोई ऐसा सिस्टम जो है इस पूरी दुनिया में, किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है वो आपको नहीं मिलेगा, कोई ऐसा सिस्टम जिसमें आपके पास आउटपुट जो है वो इनपुट अप्लाई करने से पहले आपको मिल जाए, ठीक है। तो देयर इज नो सच सिस्टम, ऑल द प्रैक्टिकल सिस्टम्स आर कॉजल। दैट मीन्स के वी कैन नॉट कंप्यूट द आउटपुट एट एनी गिवन टाइम इंस्टेंट, जब तक के उस टाइम इंस्टेंट की जो है आपके पास इनपुट आपके पास अवेलेबल ना होता है। तो इन अदर वर्ड्स इन्हीं 2-3 तरीकों से आप इसको समझ सकते हैं। तो एक नॉन कॉजल सिस्टम, इसके ऑपोजिट साइड पे कौन सा सिस्टम होगा? एक ऐसा सिस्टम जिसको फ्यूचर वैल्यूज चाहिए हो इनपुट की, अपनी प्रेजेंट जो है वो आउटपुट कंप्यूट करने के लिए। तो इस तरह के कौन से सिस्टम्स हो सकते हैं जिनको फ्यूचर वैल्यू चाहिए इनपुट की प्रेजेंट आउटपुट के लिए? कोई भी डेफिनेटली ऐसे सिस्टम्स होंगे जो कुछ प्रिडिक्ट करना चाह रहे होंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने अगर अपनी जो हमारी रिमेनिंग लाइफ है अगर हमने उसके बारे में प्रिडिक्ट करना है एज ऑफ टुडे, तो उसके लिए भी हमें फ्यूचर की इनसाइट चाहिए होगी। इसी तरह से जो प्रोडिक्टिव सिस्टम्स हैं, ठीक है, तो दे वांट टू प्रोडिक्ट द फ्यूचर, तो बट बीइंग इन प्रेजेंट, ठीक है। तो कॉजेलिटी की जो है मैथमेटिकल डेफिनेशन उसकी हमारे सामने हमें नजर आ रही है कि किसी भी टाइम इंस्टेंट पे अगर आप टाइम इंस्टेंट n पे अगर आप मौजूद हैं, ठीक है, तो जो आपकी आउटपुट है तो दैट डज नॉट कंसीडर द इनपुट सैंपल्स जो कि फ्यूचर से आ रहे हो। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, और कॉजेलिटी का भी ये मामला है कि जस्ट लाइक द मेमोरी फुलनेस, कॉजेलिटी इज आल्सो वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपके पास जैसा मर्जी इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप गिवन हो, यू कैन जस्ट इजीली फिगर आउट। आप उसमें कुछ सैंपल वैल्यूज कंप्यूट करके देख सकते हैं। देयर सो मेनी डिफरेंट वेज टू फिगर आउट कि आपका जिस गिवन सिस्टम है वो कॉजल है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे इन्होंने दो हमारे पास इक्वेशंस लिखी है, एक को हम फॉरवर्ड डिफरेंस कह रहे हैं, एक को हम बैकवर्ड डिफरेंस कह रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि जो बैकवर्ड डिफरेंस है इट इज कॉजल, जो फॉरवर्ड डिफरेंस है इट इज नॉन कॉजल, ठीक है। तो अगर इफ सम ऑफ यू गाइस आर नॉट गुड एट अंडरस्टैंडिंग द नोटेशंस जो इसमें इस्तेमाल हुई है, ठीक है, तो यू गाइस कैन जस्ट प्लग एंड प्ले। आप जो है वैल्यू सिर्फ और सिर्फ प्लग कर सकते हैं और आप लोग देख सकते हैं कि इफ दिस सिस्टम इज कॉजल और नॉट। तो लेट मी डू दैट। ओके, तो पहला सिस्टम है आपके पास, फर्स्ट किया बैकवर्ड डिफरेंस, तो वाई ऑफ एन इक्वल एक्स ऑफ एन माइनस एक्स ऑफ एन माइनस वन। अब ये सिस्टम कॉजल है, कैसे है? इसमें आप कोई भी एक वैल्यू जो है वो करके देखें। तो वाई ऑफ वन अगर आप कंप्यूट कर रहे हैं, एन को आपने वन पुट किया तो दैट इज एक्स वन माइनस एक्स ऑफ जीरो। जो आपके पास जो करंट आउटपुट है इट डिपेंड्स अपॉन द करंट इनपुट एंड द पास्ट इनपुट। तो कॉजल सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स हैं जिसमें माजी पे जो डिपेंडेंस है वो हो सकती है लेकिन फ्यूचर पे नहीं हो सकती है। तो यानी कि कॉजल सिस्टम्स कुड हैव मेमोरी, ठीक है, लेकिन यानी कि मेमोरी में उस तरह के सैंपल्स ना हो जो कि फ्यूचर इनपुट सैंपल्स जिसमें चाहिए। अब एक और सिस्टम है आपके पास वाई ऑफ एन इक्वल्स एक्स ऑफ एन, I need to write it in the proper way. Y of n equals x of n plus 1 माइनस एक्स ऑफ एन। अब ये भी डेरिवेटिव ऑपरेटर है डिस्क्रीट टाइम में जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस। तो ये जो पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप है, ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है, ये जो डेरिवेटिव प्रोसेस है डिस्क्रीट टाइम में, इट इज नॉन कॉजल। और वंस अगेन इसमें वही है कि आप किसी टाइम इंस्टेंट पे इसके आउटपुट कंप्यूट करें तो देखें वाई ऑफ टू इक्वल एक्स ऑफ थ्री माइनस एक्स ऑफ टू। अब टाइम इंस्टेंट टू पे आप मौजूद हैं, ठीक है, और आपको इनपुट चाहिए टाइम इंस्टेंट थ्री पे, ठीक है। तो दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल विद एनी प्रैक्टिकल सिस्टम। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारा सैम्पलिंग इंटरवल 1 डे है फॉर एग्जांपल,
तो टाइम इंस्टेंट 2 का मतलब ये है कि आप डे 2 पे अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, और एक्स ऑफ 3 का मतलब है कि जो डे 3 पे जो इनपुट है वो आपको चाहिए। तो अगर आप डे 2 में अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो डे 3 में जो इनपुट है वो आपको कहाँ से मिलेगी? फर्स्ट के ये इनपुट क्या चीज़ है? टेम्परेचर सेंसर की रीडिंग है, ठीक है। तो अगर आपने आज आउटपुट कंप्यूट करनी है किसी भी तरह से, ठीक है, तो आपको कल का टेम्परेचर तो कल ही मिलेगा, ठीक है। तो जो हमारे पास सेकंड जो सिस्टम है, जो पहला सिस्टम था दैट वाज कॉजल, और जो दूसरा सिस्टम है इट इज नॉट कॉजल, ठीक है। तो कॉजैलिटी जो है डेफिनेटली इसकी आगे जाके मजीद डेफिनेशंस भी आएंगी। अब यानी मजीद डेफिनेशंस के एक डेफिनेशन ये होगी कि जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है तो इट शुड बी जीरो फॉर नेगेटिव इंडिसेस ऑफ जीरो, लेकिन अभी हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स को डिफाइन नहीं किया है, तो आई विल पोस्टपोन दैट डिस्कशन। तो पॉइंट इज के कॉजैलिटी में आपके पास करंट इनपुट कंप्यूट करने के लिए सिर्फ करंट, लेट मी रिकैप, कॉजैलिटी कब होल्ड करेगी? जब आप करंट आउटपुट कंप्यूट कर रहे हैं, उसके लिए आपको करंट इनपुट चाहिए और पास्ट इनपुट चाहिए। तो पास्ट इनपुट भी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हो तो मसला नहीं है, लेकिन फ्यूचर इनपुट नहीं होनी चाहिए। तो लेट मी राइट समथिंग एल्स, ठीक है। एक और फॉर्मूला हम लिख के देखते हैं, जो हमने मूविंग एवरेज के लिए लिखा था। तो मैं कह रहा हूँ कि एक सिस्टम है जिसकी आउटपुट कहाँ से आ रही है, मूविंग एवरेज करने से आ रही है एक्स ऑफ एन माइनस के। हम किसी भी टाइम इंस्टेंट पे जो हमारे पास आउटपुट है वो कैसे कंप्यूट करते हैं, आसपास की विसिनिटी से हम कुछ सैंपल्स जो है वो उठाते हैं। तो ये जो फार्मूला है ये मूविंग एवरेज का फार्मूला है, जिसमें मैंने विंडो साइज जो है वो 7 रखा हुआ है। तो इस केस में मैं क्या कह रहा हूँ, किसी भी टाइम इंस्टेंट पे अगर मैंने आउटपुट कंप्यूट करनी है तो उसके लिए मुझे इनपुट्स चाहिए। 3 इनपुट्स मुझे माजी से चाहिए, पास्ट से चाहिए, 3 इनपुट्स मुझे फ्यूचर से चाहिए, और एक करंट इनपुट मेरी जो है वो काम आएगी। टोटल 7 इनपुट्स मुझे चाहिए किसी भी टाइम इंस्टेंट पे आउटपुट कंप्यूट करने के लिए। तो आई अज्यूम कि अब जिस तरह से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, तो इट माइट बी वेरी इजी फॉर यू गाइस टू फिगर आउट कि ये जो सिस्टम है वो नॉन कॉजल है, क्योंकि इसमें जो जिस तरह से फॉर्मूला हमने लिखा है, तो ये पर्टिकुलर सिस्टम यानी मूविंग एवरेज जो सिस्टम है दैट इज नॉन कॉजल। क्यों? क्योंकि कोई भी आउटपुट सैंपल कंप्यूट करने के लिए मुझे 3 सैंपल्स तो माजी से चाहिए, पास्ट से चाहिए, लेकिन 3 सैंपल्स तो ये फ्यूचर से भी चाहिए। तो जिसकी वजह से आप कह लें कि ये मसला हो रहा है हमें, ठीक है। तो अगर मैं इसी फार्मूला को थोड़ा सा रीएडजस्ट करूँ, मैं कहूँ कि अब मेरी मूविंग एवरेज है मेरा सिस्टम, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा चेंज कर लिया। तो लेट्स सी कि फिर उसकी कॉजैलिटी का क्या मामला होता है कि यहाँ पे समीशन जो थी दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू के। तो ये यानी कि जो मैथमेटिकल डेलिकेसीज हैं, तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट, ठीक है। मैथमेटिकल एक्यूरेसी इज अ मस्ट हम सब लोगों के लिए। तो अब मैंने लिमिट्स चेंज किए, पहले -3 से 3 हमारी लिमिट्स थी, अब जो है लिमिट्स वो 0 से 3 है। तो नाउ आई क्लेम के ये जो सिस्टम है ये सिस्टम कॉजल है। क्यों? क्योंकि जब आप इस समीशन को एक्सपैंड करेंगे यू विल सी के अब आपके पास जो कोई भी आउटपुट सैंपल कंप्यूट करने के लिए जो फ्यूचर इनपुट्स थी अब उन पर डिपेंडेंस नहीं है। तो अगर किसी भी वजह से आप में से किसी को नहीं पता चला कि वाई दैट वाज द केस, तो लेट मी डू दैट अगेन। मैं वो फार्मूला जो जेनेरिक फार्मूला है तो दोबारा से लिख देता हूँ, क्योंकि इट्स नॉट जेनेरिक, लेकिन जो हमने पहले जो फार्मूला लिखा है एक्स ऑफ एन माइनस के, और जो के है इट गोज फ्रॉम -3 to 3। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे इस समेशन को, तो यू विल सी कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी। एक्स ऑफ एन प्लस 3, एक्स ऑफ एन प्लस 2, और फिर एक्स ऑफ एन प्लस 1, और फिर एक्स ऑफ एन, ठीक है, और फिर प्लस एक्स ऑफ एन माइनस 1, एक्स ऑफ एन माइनस 2, और फिर प्लस एक्स ऑफ एन माइनस 3। अब यहाँ पे आपको पता है कि एक्स ऑफ एन माइनस 3 इट्स अ डिलेड वर्जन, एक्स ऑफ एन माइनस 2 इट्स अ डिलेड वर्जन, एक्स ऑफ एन माइनस 1 इट्स अ डिलेड वर्जन। अब ये जो आपके पास है ना, ये आपके पास टाइम एडवांस है या फ्यूचरिस्टिक वैल्यूज है।
तो जिसकी वजह से आपका सिस्टम नॉन कॉजल होता है। अगर आप किसी वजह से ये टर्म रिमूव कर दें, ये टर्म रिमूव कर दें और ये टर्म रिमूव कर दें, तो ऑल ऑफ अ सडन आपका सिस्टम जो है बिकम्स कॉजल। और ये वो काम था जो हमने पिछले पेज पे किया था, जब मैंने समेशन को -3 के बजाय 0 to 3 किया था, तो ऑल ऑफ अ सडन माय सिस्टम बिकेम कॉजल, क्योंकि जो फ्यूचर इनपुट सैंपल्स थे उन पे हमारी डिपेंडेंस जो है वो खत्म हो गई थी। इसी तरह से अगर आप वो एक्यूमुलेटर सिस्टम को याद करें जो जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसमें कोई भी मौजूदा आउटपुट जो है, हाउ डू वी ऑब्टेन इट, वी ऐड ऑल द सैंपल्स, ठीक है, फ्रॉम द पास्ट टिल द प्रेजेंट टाइम इंस्टेंट। अब इस सिस्टम के बारे में भी मेरा जो क्लेम है वो यही है कि इट्स कॉजल। इवन तो केस में हमें इन्फिनिट हिस्ट्री मेंटेन करनी पड़ रही है, लेकिन व्हाट इज अ गुड थिंग कि करंट आउटपुट कंप्यूट करने के लिए आपको प्रेजेंट और पास्ट इनपुट चाहिए, फ्यूचर इनपुट नहीं चाहिए। तो वंस अगेन यू कैन वेरीफाई बाय एक्सपेंडिंग द एक्सप्रेशन, ठीक है। तो कॉजैलिटी जैसे मैंने कहा कि इट्स काइंड ऑफ इजियर टू चेक, ठीक है। कॉजैलिटी थोड़ी आसानी से चेक हो जाती है, और जो मेमोरी फुलनेस है उसको भी हम थोड़ा इजीली हम चेक कर सकते हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इन लाइन इज स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी के बाद मेरे ख्याल में कि विल गेट डन विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम्स। उसके बाद हम एक स्पेशल क्लास ऑफ सिस्टम्स की बात करेंगे विच आर लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट, जिनको हम एलटीआई सिस्टम्स कहते हैं। तो एलटीआई सिस्टम्स क्यों पॉपुलर हैं उसके बारे में भी हमने थोड़े से पिछले लेक्चर में दिए थे, दोबारा भी उस पर बात करेंगे। लेकिन बिफोर वी प्रोसीड टू दैट, लेट्स टॉक अबाउट स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी जो है वो मेरे ख्याल में आप लोग कंट्रोल्स का कोर्स ऑलरेडी ले चुके हुए हैं। आई एज्यूम कि यू टुक दैट कोर्स ड्यूरिंग दिस स्प्रिंग सेमेस्टर जो कि गुजरा है। तो वहाँ पे आपने सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है उसको काफ़ी आपने एक्सटेंसिवली देखा होगा, रूट सर्विस क्राइटेरिया के जरिए या रूट लोकस प्लॉट के जरिए। तो इसके अलावा भी देर आर अदर mechanisms as well. If you guys happen to take advanced courses during your MS program in the future, you will see कि controls की domain में stability पे बहुत ज़्यादा discussion मौजूद है। तो अभी जो हम स्टेबिलिटी की डिस्कशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दैट इज इन लाइन विद द डिस्कशन ऑन इन द कंट्रोल्स कोर्स। तो कंट्रोल्स कोर्स में जो स्टेबिलिटी की डिस्कशन आपने पढ़ी है, ये डिस्कशन उसके साथ कंपैटिबल है। यहाँ पे कोई नई बात हम नहीं करेंगे या कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो उससे कॉन्ट्राडिक्ट करती हो। लेकिन जो डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाह रहा हूँ ये कि यहाँ पे हम स्टेबिलिटी को उतना ज़्यादा आप कह लें कि एम्फोसाइज नहीं करेंगे जितना हम कंट्रोल्स कोर्सेज में करते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एंड देन विल मूव ऑन। तो यहाँ पे देर आर एक्चुअली सो मेनी डिफरेंट डेफिनेशंस फॉर स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर और एक स्पेसिफिक डेफिनेशन जो है वो हम लोग यूज कर रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए, दैट इज कॉल्ड बाइबो स्टेबिलिटी। और बीबो स्टेबिलिटी दैट मीन्स के अगर हम एक सिस्टम को बाउंडेड इनपुट दें, तो एक स्टेबल सिस्टम कौन सा होगा, विच विल रिएक्ट इन अ डिसेंट वे। एक स्टेबल सिस्टम ऐसा होगा जो बाउंडेड सिस्टम के जवाब में आपको बाउंडेड इनपुट देगा। क्योंकि इफ द सिस्टम इज अ पावर प्लांट, ठीक है, अगर जिस सिस्टम को हम कंसीडर कर रहे हैं वो पावर प्लांट है या कोई बॉयलर है किसी फैक्ट्री में, तो उस सिस्टम से हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हम उसको स्टेबल या बाउंडेड इनपुट अप्लाई कर रहे हैं और ऑल ऑफ अ सडन उसकी आउटपुट जो है वो अनस्टेबल हो जाए। अनस्टेबल आउटपुट का क्या मतलब है, दैट मीन्स के जो सिस्टम है इट ब्लोज अप। यानी कि कोई ऐसा सिस्टम होपफुली हम डिज़ाइन नहीं करते हैं अपनी इंडस्ट्री में, कोई ऐसा सिस्टम जिसको हम बाउंडेड इनपुट अप्लाई करें और वो ब्लो अप हो जाए, ठीक है। तो डेफिनेटली इट्स वेरी सीरियस थिंग टू डू, क्योंकि स्टेबिलिटी का मतलब यही है कि आप अपने सिस्टम को लॉन्ग टर्म में यू वांट इट टू परफॉर्म सेफ ऑपरेशंस, यानी कि उस सिस्टम से मुताल्लिक किसी तरह का कोई खतरा ना हो। यानी कि इंस्टेबिलिटी का सिंपली यही मतलब है कि सिस्टम विल ब्लो अप समडे, व्हिच इज डेफिनेटली वेरी हार्मफुल, ठीक है, फॉर ह्यूमन लाइफ और बाकी चीज़ों के लिए। तो स्टेबिलिटी को मैथमेटिकली इवेंचुअली हम कैसे ट्रैक करते हैं, एटलीस्ट जो डेफिनेशन हमने एम्प्लॉय की है, हम कह रहे हैं कि अगर हम अपनी इनपुट को बाउंड कर सकते हैं बाय अ सर्टेन नंबर, ठीक है, जिसको हम डी एक्स कह रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन 2.46 में। तो अगर हम अपनी इनपुट की पीक टू पीक फ्लक्चुएशंस को बाउंड कर सकते हैं, ठीक है, तो स्टेबल सिस्टम ऐसा सिस्टम होगा जिसमें जो आउटपुट है उसकी पीक टू पीक फ्लक्चुएशंस भी बाउंडेड होंगी।
बाय अ डिफरेंट नंबर, ठीक है। तो इक्वेशन 2.46 और 2.47, ठीक है। पहली इक्वेशन ये है कि इफ, और दूसरी कंडीशन ये है कि व्हाट विल बी द रिजल्ट, ठीक है। पहली इक्वेशन 2.46 हमें ये बता रही है कि अगर हम अपनी इनपुट की पीक टू पीक फ्लक्चुएशंस को बाउंड कर लें तो क्या, तो और फिर 2.47 ये बता रही है कि व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशन, ठीक है। 2.46 में कंडीशन है और 2.47 में रिजल्ट है। तो इम्प्लीकेशन ये होगी कि जो आउटपुट की पीक टू पीक फ्लक्चुएशन है दैट विल बी बाउंडेड बाय अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे वंस अगेन इट्स गुड टू practice this a bit in order to feel comfortable about it। और मेरे ख्याल में शायद हमारे पास टाइम अप हो गया है, तो जिसकी वजह से मे बी आई शुड सेव दिस डिस्कशन फॉर लेटर, क्योंकि 1-2 मिनट के समय आई वांट टू गिव यू गाइस कि आप लोगों ने मज़ीद कोई क्वेश्चन पूछना है या नहीं। तो आई वांटेड टू क्लोज दिस डिस्कशन टुडे कि हम नेक्स्ट टाइम जो है वो एलटीए सिस्टम्स की बात करते हैं। और एलटीए सिस्टम्स में सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आती है दैट इज़ कॉन्वोल्यूशन। कॉन्वोल्यूशन को आप लोग जानते हैं, लेकिन we'll practice it a bit and then we'll talk about the properties of LTI systems। अभी हमने सिर्फ systems की property की बात की है, फिर LTI systems में मज़ीद कुछ अच्छी बातें होती हैं, यूनिक कुछ characteristics हैं which are helpful, हम उनकी बात करेंगे। और फिर शायद मेरे ख्याल में systems की frequency domain representations की थोड़ी सी बात होगी, Fourier transforms वगैरह, and then we'll move to Z transform at some point in time, next week or early next to next week। तो स्टेबिलिटी की डिस्कशन हमारी थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, क्योंकि हम यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए हम बताना चाह रहे हैं कि कौन से सिस्टम्स हैं वो स्टेबल होंगे, कौन से नहीं होंगे। तो लेट्स सेव दिस डिस्कशन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर विच इज़ द डे आफ्टर टुमारो। तो अभी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है अभी जो हमने मज़ीद बात किया है, तो यू कैन बेसिकली रेज द क्वेश्चन। सर ये जो कोडल सिस्टम्स होते हैं ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते, ऐसा ही है? क्या कह रहे हैं? ये जो कोडल सिस्टम होते हैं ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते? नहीं, तला ऐसे नहीं है। एक्चुअली कॉजल सिस्टम्स आप कह लें कि ओके, जो कॉजल सिस्टम्स हैं दे आर एक्चुअली द प्रैक्टिकल सिस्टम्स, नॉन कोडल सिस्टम दे डू नॉट एग्जिस्ट। सर फिर हम इसको पढ़ते क्यों है, मतलब क्या फायदा है जब वो एग्जिस्ट नहीं करते नॉन कोडल सिस्टम्स, तो हमें निकालने का क्या फर्क पड़ता है कि कोडल सिस्टम है या नॉन कोडल है? आई मीन के let me see how to put my response in the best possible way। Actually causality is just a definition, ठीक है, जिसकी बेस पे कॉजल और नॉन कॉजल सिस्टम सेपरेट हो जाते हैं। और जैसे मैंने कहा है कि प्रैक्टिकली कॉजल सिस्टम्स नॉन कॉजल सिस्टम्स एग्जिस्ट नहीं करते। दैट मीन्स के वाकई इस तरह का कोई सर्किट या कोई चीज़, कोई प्लांट या कोई बॉयलर या कोई और चीज़ मौजूद नहीं है जो नॉन कॉजल हो, ठीक है। तो देर इज़ नो प्रैक्टिकल सिस्टम। लेकिन जब आपके पास पेन और पेपर है तो आप जैसा मर्जी आइडिया जो है वो लिखना चाहें तो लिख लें। बिल्कुल ऐसे जैसे हो सकता है कि मे बी इन द गॉड्स आइज, इनके हो सकता है कि खुदा की नज़र में जो नॉन कॉजल सिस्टम्स हैं वो एग्जिस्ट करते हों बिकॉज ही नोज द फ्यूचर, ठीक है। तो कोई भी एक सिस्टम जो है उसकी जो आउटपुट है जो करंट टाइम पे आपको चाहिए उसकी फ्यूचर इनपुट पे डिपेंडेंस है। तो दैट इज़ अ लिमिटेशन इन आवर वर्ल्ड, क्योंकि जिस तरह से जो हमारा माइंड सेट है और जो नॉलेज है हमारे पास उसके मुताबिक नॉन कॉजैलिटी इज अ प्रॉब्लम टू अस, बट मे बी फॉर समवन एल्स इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इन एनी केस, यानी कि अभी भी जो हम कॉजैलिटी की जो डिस्कशन कर रहे हैं, तो जैसे ही हमने एक क्राइटेरिया आपको बता दिया कि किस तरह से आपने कॉजल सिस्टम्स को नॉन कॉजल सिस्टम से सेपरेट करना है, तो दैट इज इट। यानी इसके बाद जो हमारी डिस्कशन है इट विल बी कंसंट्रेटेड अराउंड कॉजल सिस्टम्स। तो नॉन कॉजल सिस्टम्स की एज सच बात नहीं होगी, विल नॉट बी स्पेंडिंग मच टाइम ऑन दैम, क्योंकि देर आर नो सच सिस्टम। अगर ऐसे सिस्टम्स होते तो हम जरूर उनके बारे में बात करते। तो कॉजैलिटी की डेफिनेशन और आगे मजीद भी कुछ डेफिनेशंस आएंगी, उससे हमें फ़ायदा क्या होता है, उससे यही फ़ायदा होता है कि आपके पास चेक पॉइंट्स आ जाते हैं जिसके ज़रिए आप बहुत इजीली जो है वो वेव फॉर्म्स को देख के और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को देख के यू कैन अलाइन योर सेल्फ। बहुत सारे रूल्स आपके पास एक्यूमुलेट होते जाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता यू विल बी एबल टू
kind of reach to the solution for a given problem pretty quickly. जैसे मैंने बताया कि causal system की एक नई definition जो आएगी वो ये होगी कि impulse response जो है causal system का that should be 0 for negative values of n. अब communication systems का कोर्स एनालॉग में तो डिस्कशन नहीं होती, डिजिटल कम्युनिकेशन में डिस्कशन होती है कि हम सिंक फंक्शन को डिस्कस करते हैं कि वी से के सिंक फंक्शन है दैट शुड बी द इम्पल्स रिस्पांस ऑफ पर्टिकुलर सिस्टम। तो उस केस में जो सिंक फंक्शन है तो दैट इज नॉन कॉजल, ठीक है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। फिर हम उसमें फर्दर अप्रॉक्सीमेशंस की तरफ जाते हैं। तो अभी मेरे में ये डिस्कशन वैसे जो सिंक फंक्शन से रिलेटेड डिस्कशन है ये हमारे पास फिल्टर डिजाइन में भी आएगी, यू विल सी। यानी बल्कि अभी आप लोगों के साथ रिलेट करने के लिए फॉरन जो हम बात कर सकते हैं वो ये कि जो क्वेश्चन आप लोगों के पास पिछले कई सेमेस्टर्स में अराइज हो रहा होगा कि व्हाई आइडियल फिल्टर्स आर नॉट पॉसिबल, आइडियल लो पास फिल्टर क्यों नहीं बना सकते, हाई पास क्यों नहीं बना सकते। तो आइडियल लो पास फिल्टर जो है इट इज लाइक अ ब्रिक, फिर जब आप उसकी इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो दैट आल्सो टर्न्स आउट टू बी अ सिंक फंक्शन। तो फिर आपको पता चलता है कि आइडियल लो पास फिल्टर के लिए आपको एक ऐसा इम्पल्स रिस्पांस चाहिए जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा हो, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी का मतलब ये कि द टाइम व्हेन द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड, प्लस इन्फिनिटी का मतलब एब्सोल्यूट सेंस में है कि टाइम द यूनिवर्स इज गोइंग टू एंड। देयर आर नो सच सिस्टम्स। एक्चुअली हमारे पास जितने सिस्टम्स हैं हम उनको लिमिटेड टाइम के लिए टर्न ऑन टर्न ऑफ करते हैं तो उनका इम्पल्स रिस्पांस जो है वो फाइनाइट होता है। तो देयर आर सो मच डिस्कशंस अराउंड इट। तो थ्योरेटिकली कई चीज़ें आप अलाउ कर देते हैं which do not make practical sense because they are good food for thought, ठीक है। तो इससे ज़्यादा बात जो है अभी हम इस पर नहीं करेंगे क्योंकि टाइम खत्म हो गया। इफ़ यू वांट टू हैव फर्दर डिस्कशन तो आप मेरे ऑफिस आ सकते हैं। कोई मज़ीद क्वेश्चन? ओके, तो वाइट बोर्ड के मुतालिक जो आप लोग सजेशन दे रहे हैं तो आई एग्री विद इट, ठीक है। तो आई एम काइंड ऑफ ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल वे कि जो भी मैं हैंड राइटिंग कर रहा हूँ तो वो आप लोगों के साथ शेयर भी की जा सके और उसमें बार बार हमें आप कह लें कि हमारा फ्लो डिस्टर्ब ना हो। तो जस्ट बियर विद मी, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू लर्न द न्यू टूल्स, तो होपफुली विल इम्प्रूव आफ्टर एवरी लेक्चर, ठीक है। तो अगर मजीद कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, दैट मार्क्स द एंड ऑफ द लेक्चर। आप लोग अपनी अटेंडेंस ज़रूर मार्क कर लें गूगल क्लासरूम पे, जो टीए ने जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए रेज किया होगा, ठीक है। और assuming that there is no further question, तो I will सर जी सर ये रिकॉर्डिंग का आईडी शेयर कर दीजिए लेक्चर फर्स्ट से। जी शेयर यार, मैं समझ रहा हूँ इसके बारे में 2-3 स्टूडेंट्स का कंसर्न आ चुका हुआ है। वो एक्चुअली जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो 300-400 MB में होती हैं। तो अभी यानी एक तो ये कि मैं उनको पहले डाउनलोड करूँ और फिर दोबारा से गूगल क्लासरूम में अपलोड करूँ तो वो चीज़ काफ़ी स्लो है। दूसरा मामला ये हो सकता है कि हम आपके साथ लिंक शेयर करें तो उसमें मैं थोड़ा सा वो प्राइवेसी इश्यूज के बारे में कंसर्न हूँ। तो लेट मी फिगर आउट दोज इश्यूज। तो डेफिनेटली जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे, कि मैं कोशिश करूँगा कि अगले लेक्चर से पहले हम लोग कर दें। ओके सर, चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर योर पेशेंस। तो हम फिर थर्सडे को मिलेंगे सेम टाइम, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।